सो आपका सारा का सारा भविष्य इसी रेखाओं के अंदर ही छुपा हुआ है। सारा भविष्य छुपा हुआ है, बट इन ट्रायंगल का, जिसे मनी ट्रायंगल भी कहा जाता है, कोई महत्व नहीं है। आप 10 में से 9 हाथ देखेंगे तो 9 के 9 हाथ में कहीं ना कहीं ये तीनों लाइन होंगी, पर आप ये बताइए उसका आपकी जिंदगी में कोई प्रभाव पड़ा? नहीं। ज्योतिष के अंदर ग्रह होते हैं जी क्या? हाथ से ग्रहों के बारे में पता चल जाता है? जी, ग्रहों की नेचर के बारे में पता लग जाता है। बेसिकली शादी देखने के लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ हाथ से ना दिखी जाए, क्योंकि अगर यहाँ 4 लाइनें होगी तो बंदा वैसे ही घबरा जाता है कि 4 शादियाँ तो नहीं हो जाएंगी। जो आपके फिंगरप्रिंट्स हैं 50% तो आपकी प्रिडिक्शन उसी से हो गई। आप जिंदगी में क्या करेंगे वो आपके फिंगरप्रिंट से दिख जाएगा। एग्जैक्टली 4 फरवरी 1962 डेट है जी। 4 फरवरी 1962। उस दिन की कुंडली बना के देखें किसी भी टाइम की, 8 प्लेनेट आपको एक ही घर में दिखेंगे, एक ही राशि में दिखेंगे। अब इसका कैसे प्रेडिक्शन दी जाएगी? मेरा तो ये क्वेश्चन है ना। जो राशिफल टीवी में आता है उस पर ना विश्वास करें, एक सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। अगर तो उसने ये बोल दिया जी वो राहु केतु की बात करने लग गया, वो जेन्युइन नहीं है एस्ट्रोलॉजर, सीधी सी बात है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी बदनाम हो जाती है, लोगों का विश्वास टूटता है ऐसे लोगों की वजह से। क्या पिछले जन्म की जानकारी ज्योतिष से मिलती है? पिछले, अगर मेरे पास कोई आया उसने मुझे पूछा पिछले जन्म में मैं क्या था, मैं कह दूँ जी आप राजा थे, अब क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? कह रहे बैंक का पासवर्ड 7575 रखो, उसका क्या लॉजिक होता है? बैंक का चेंज कर लिया जी, चलो मान लेते हैं। पासपोर्ट का नंबर, लोग अपना नाम चेंज कर लेते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं, क्या इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है? प्रैक्टिकली कोई उसे प्रूव करके दिखाए कि ये हुआ। कलयुग का समय है, हर कोई किसी ना किसी समस्या में है, और समस्या से निकालता कौन है? निकालता है ज्योतिष। भारतीय ज्योतिष के बहुत सारे अंग हैं। कोई ज्योतिष को लाल किताब का नाम देता है, कोई केपी एस्ट्रोलॉजी कहता है, कोई केपी के बाद जैमिनी पे आता है, कोई नाड़ी विद्या की बात करता है, तो टैरो कार्ड की बात होती है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी मैंने सुनी है। आज पहली बार मौका मिला है हस्तरेखा ज्ञान के बारे में जानने के लिए। हस्तरेखा ज्ञान, पामिस्ट्री, इसे लाल किताब में समुद्री ज्ञान भी बोला जाता है। बहुत सारे विद्वानों को आज तक मिला हूँ, बहुत कम लोग हैं जो इस पे चर्चा करना चाहते हैं। आज एक साथी हैं साथ में, पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई लिखाई करके इन्होंने ज्योतिष को अपनाया है। बीटेक पास आउट करके ज्योतिष में आए हैं, अपनी समस्याओं को सॉल्व किया है। इंट्रोडक्शन इनकी फैमिली की, इनके व्यवसाय की नहीं है, इंट्रोडक्शन इनके काम की है। आइए स्वागत करते हैं हरमन जी का, और उनसे जानते हैं क्या है ज्योतिष और क्यों उन्होंने ज्योतिष चुना। हरमन जी राम राम। राम राम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरमन जी, आप यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर मुझे मिले हैं आज। थैंक यू सर। अक्सर लोगों को मिलता हूँ, किसी के पास पुरातन विद्या उसके पिताजी देते हैं जी किसी को समय हो गया होता है, 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, जी कोई पीएचडी होल्डर मिलता है। जी आज पहली बार एक इंजीनियर को मिल रहा हूँ जी जो इंजीनियर ज्योतिष है। जी तो पहले तो जानना चाहूँगा ज्योतिष में आप कैसे आए? सर, ज्योतिष में बेसिकली कुछ लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी। जी। सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आ गई थी मुझे। जी 2022 में मेरी सर्जरी हो गई थी किडनी की, तो उसमें जब मुझे बेड रेस्ट कहा गया, डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा, जी उस टाइम पे मुझे लगा कि ज़िंदगी एकदम से पलट गई। जी अब इसका जवाब सीधा सीधा कहीं नहीं मिल रहा था मुझे। जी मैंने उस टाइम ना प्रोफेशन के बारे में सोचा अपने, ना मैंने रिश्तों के बारे में सोचा, जी क्योंकि जब इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल थम जाती है जी तब वो कहता है कि कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार हूँ मैं, बट मुझे जवाब चाहिए। जी
तो मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में रिसर्च करनी शुरू की। घर पे थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी की बात होती थी, तो उस वजह से मुझे बेसिक पता थे कि ग्रहों के क्या नाम है, राशियों के क्या नाम है। बट इससे प्रिडिक्शन कैसे होगी, इससे हम इवेंट कैसे निकालेंगे, और अगर इवेंट पता लग गया उसे क्या चेंज किया जा सकता है, ये क्वेश्चंस के आंसर मुझे चाहिए थे। किताबें इकट्ठी करनी शुरू की मैंने, क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं है इस फील्ड में, तो बुक्स इकट्ठी की, अलग अलग ऑथर की बुक्स पढ़ी, अलग अलग ज्योतिषों के पास गया। जवाब किसी का भी सही नहीं था। सही क्यों नहीं था ये बाद में पता लगा, बट कन्फ्यूजन और ज़्यादा क्रिएट हो गई। एक टाइम ये था कि समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। फिर धीरे धीरे मैंने एक अपने गुरुजी के पास गया, अपने टीचर से सीखा जी। उन्होंने मुझे जब सिखाया और जोड़ा पिछले इवेंट्स को, तब मुझे पता लगा कि हाँ, अब मैं सही रास्ते पर चल गया हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी की प्रेडिक्शंस पता लगने लग गई। मुझे फिर ये पता लग गया, मैंने अपनी फैमिली के साथ बात की, फैमिली की प्रेडिक्शंस करनी शुरू की। जब प्रेडिक्शंस ऑन स्पॉट हुई तब मैंने भरोसा किया। बीइंग एन इंजीनियर, हम पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जी। उसके एक रिजल्ट पे आते हैं, और वो रिजल्ट फिर मल्टीपल और सिचुएशंस में यूज़ करके देखते हैं कि सिर्फ मेरी कंडीशन में तो सच नहीं हो रहा, ये बाकियों की कंडीशन में ये सच हो रहा है। जब मैंने उस रिसर्च को किया, कंप्लीट किया, बाकी लोगों की प्रेडिक्शंस की, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सही रास्ते पर चल गया और मुझे सही विद्या का रास्ता मिल गया है। आपकी स्टोरी थोड़ी सी मेरे से मिलती जुलती है। जी सर। मेरे अंदर आपकी तरह उत्सुकता थी। जी सर। मैं अभी हरिद्वार बहुत जाता था। अच्छा जी। मैं 4 गाड़ियाँ भर के किताबों की ले आया। ओके। मेरे पास ज्योतिष की 300 से 400 किताबें हैं। जी। जब उसको पढ़ने बैठा नहीं समझ लगी, हाँ जी। उत्सुकता थी जानने की, जी। मैंने पॉडकास्ट शुरू कर लिया। जी। विद्वान मेरे पास आते हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, जी। वो सवाल मेरे होते हैं। आज भी आपसे जो मैं पूछूंगा, मैं अपने सवाल पूछता हूँ। जी। इस तरीके से मैंने ढूंढने की कोशिश करी, बट इतना वास्ट फील्ड है ये, जी। हर आदमी को हर चीज़ का ज्ञान नहीं है। जी। कोई वास्तु की बात करता है, कोई मकान कुंडली की बात कर देता है, बिल्कुल। कोई कहता है मंदिर होना चाहिए घर में, कोई कह रहा मंदिर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आप एक धार्मिक बंदे को बोल दो तेरे घर पे मंदिर नहीं होना चाहिए, वो बोलेगा मैंने मानना ही नहीं इसको फिर, जी। क्योंकि हर बंदे की एक आस्था है। जी। तो बहुत सारी उलझने हैं। जी। मेरे मन में अभी भी बहुत सारे सवाल होते हैं। जी। आपने अपना जीवन बदला, जी। मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा। आप अब बाय प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी करते हैं। जी। एस्ट्रोलॉजी कितने प्रकार की है, कितने प्रकार हैं? देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी है, इसे अगर एक सिरे से शुरू करें हम, जी। वो है भारतीय ज्योतिष, जिसे हम अंग्रेजी में इंडियन एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। जी। अब इंडियन एस्ट्रोलॉजी एक कॉमन शब्द है लोगों को समझाने के लिए कि एक तरह की ये विद्या है जो प्रिडिक्शंस देती है। जी। इसमें अब आ जाता है जिसे हम कहते हैं कुंडली, कुंडली बनाना। इसमें ही एक इसका पार्ट है जिसे अंक ज्योतिष कहा जाता है या न्यूमरोलॉजी कहते हैं। जी। आजकल बहुत प्रचलित है। जी। जो पुराने समय में हम लोग टेवा दिखाने जाते थे, जी। जो टेवा होता है वो कुंडली होती है। वो बेसिकली हॉरोस्कोप या कुंडली जिसे हम कुंडली, हॉरोस्कोप, टेवा। टेवा, ये एक ही चीज है। दूसरा होता है गणित ज्ञान, अंक अंक शास्त्र, अंक शास्त्र, जिसको आजकल न्यूमरोलॉजी बोला जाता न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। और क्या प्रकार होते हैं? है। और एक तीसरा इसमें इसका एक मतलब सिस्टर कंसर्न कह लो या एक मिलती जुलती साइंस कह लो, उसे कहते हैं हस्तरेखा विज्ञान या पामिस्ट्री। जी। अब ये तीनों अलग अलग हैं, इन तीनों के अलग अलग विशेषज्ञ हैं। जी। ये मान लिया गया कि ठीक है, किसी को कुंडली बनाना आता है, किसी को नंबर से कैलकुलेट करना हाँ जी। आता है, किसी को हाथ देखना आता है। बट जब मैंने रिसर्च की और मैंने ये ढूंढा कि ये तीनों में कुछ ना कुछ कमियां हैं, बट इसके साथ जब हम तीनों को मिला लेंगे तो ये एक पूरा जिंदगी का चक्र बन जाएगा। प्रेडिक्शन एग्जैक्टली तभी होगी जब हम तीनों विज्ञानों को मिलाएंगे। जी। अब ज्योतिष में, ज्योतिष एक जनरल टर्म है जिसे हम ईश्वर की ज्योति कहते हैं, उससे शब्द निकला ज्योतिष। जी। अब इसकी जो एस्ट्रोलॉजी वर्ड बना, ये बनाया अंग्रेजों ने, जिसका मतलब था एस्ट्रोलॉजिक। एस्टर मतलब होता है तारे और लॉजिक मतलब उनकी कैलकुलेशन।
तो जो भारतीय ज्योतिष थी इसमें पहले ही ऋषियों ने काफ़ी कुछ ढूंढ लिया था, बट थोड़ी दिक्कत आ गई जब ये कमर्शियलाइज हुई और अलग अलग फील्ड्स लोगों ने अपना लिए। जैसा जिसको गुरु मिला उसके हिसाब से उन्होंने अपने फील्ड्स अपना लिए। अगर किसी को हस्तरेखा विज्ञानी मिल गया, उसने सिर्फ हस्तरेखा सीख के उस पर प्रेडिक्शंस देनी शुरू कर दी। अगर किसी को ज्योतिष का ज्ञानी मिल गया, उसने ज्योतिष सिंपल जो कुंडली बनाना होता है उसने कुंडली पढ़ना शुरू कर दिया। अब जो कुंडली है ये बनती है 3 चीज़ों से, जो कि है हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमारा टाइम ऑफ बर्थ और हमारी प्लेस ऑफ बर्थ। आजकल बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी हैं, टोटली फ्री हैं। आप ये तीनों डिटेल्स अपनी डालिए और एक चार्ट बन के आ जाएगा जिसे लगन कुंडली कहा जाता है जी। बट इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि अगर उसी दिन उसी समय पे उसी हॉस्पिटल में कोई और बच्चा पैदा हुआ जी, उसकी कुंडली तो सेम बनेगी। तो अब उसकी जिंदगी और हमारी जिंदगी सेम होगी? नहीं होती। ये तो लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिकल चीज़ है। इसमें कोई भी मैं ऐसी बात नहीं कर रहा जिसमें विश्वास आए, नहीं, हम विश्वास पे नहीं चलेंगे, हम उस चीज़ पे चलेंगे जो दिखती है और लॉजिकल। 2 जुड़वा बच्चे एक ही समय पैदा हुए जी, वो भी अलग अलग होते हैं जी, वो भी अलग अलग होते हैं। अब इसमें अंकशास्त्र भी कहीं ना कहीं फंस जाता है, न्यूमरोलॉजी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ पे चलते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट और डेट ऑफ बर्थ तो सेम हो गई जी। इसमें फिर रोल आता है पामिस्ट्री का, हस्तरेखा विज्ञान का, क्योंकि दुनिया में सब कुछ सेम हो सकता है पर किसी का भी फिंगरप्रिंट नहीं सेम हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो साइंस भी मानती है। और ऐसा नहीं है कि पामिस्ट्री कोई ऐसी विद्या है जिसे सिर्फ ज्योतिष के साथ जोड़ा गया। इसमें ये जो विद्या है, बाहर के कई कंट्रीज हैं जो क्रिमिनल्स पे स्टडी करते हैं, उनके प्रिंट्स देखते हैं, उन प्रिंट्स पे स्टडी की जाती है कि इन्होंने ये क्राइम किया तो इस लेवल का कैसे क्राइम हो गया, ऐसा क्या इसने सोचा, या इसकी नेचर इतनी ज़्यादा डीप कैसे हो गई, इतनी ज़्यादा दिक्कत क्या आ गई इसकी ज़िंदगी में कि इसने इतना बड़ा क्राइम कर लिया। बट यस, पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया जाता कई चीज़ों को, और थोड़ा सा इसको एक धार्मिक एस्पेक्ट दिया जाता है इंडिया में, इसे थोड़ा सा धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है, तो दिक्कत आ जाती है आम इंसान को समझने में। आप एक हस्तरेखा विज्ञान के एक्सपर्ट हैं जी, थोड़े लॉजिक बताइए, क्या हाथों की रेखाएं जी, ये रेखाओं से भविष्य बताया जा सकता है? जी बिल्कुल बताया जा सकता है, सीधा आंसर तो इसका ये है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जब एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है जी, तो अराउंड 4थे महीने में उसके प्रिंट्स बनने शुरू हो जाते हैं हाथ पे। वो 6वें महीने तक प्रिंट्स बन चुके होते हैं। जब गर्भ में होता है तभी उसके रेखाएं बन चुकी है? नहीं, रेखा नहीं, प्रिंट्स फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं, जिससे हमें हमारा अगर माइथोलॉजिकली कहिए तो पीछे का जन्म दिखता है कहीं ना कहीं, कि भगवान ने हमें पहले के कर्मों से क्या हमें नेचर दी जी, वो बहुत आसानी से हम फिंगरप्रिंट से देख लेते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसकी शेप ऑफ हैंड होती है। अब पामिस्ट्री में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि 4 चीज़ें हम देखते हैं। एक तो हम फिंगरप्रिंट्स देखते हैं, एक हाथ की शेप होती है, उंगलियों का साइज और हथेली का साइज। फिंगरप्रिंट जो फिंगर के आगे के 4 भाग हैं जी, जो ऊपर वाले पार्ट्स में ये देखे जाते हैं, ये प्रिंट्स देखे जाते हैं। फिर शेप ऑफ हैंड देखी जाती है। शेप ऑफ हैंड जी, आपका जो पाम का साइज है, जो हथेली का साइज है, उसकी रेशियो देखी जाएगी आपके फिंगर्स के साथ। एक ये पार्ट देखेंगे, दूसरा ये पार्ट देखेंगे, इसकी रेशियो देखेंगे अपनी फिंगर्स के साथ। उंगलियों के साथ इसकी रेशियो मिलाएंगे जी। जो मेरी मिडिल फिंगर है इसका साइज स्केल से नाप के मैं अपनी हथेली का साइज नापूंगा। हथेली बड़ी है जी, अगर हथेली बड़ी है, उंगली छोटी है, तो ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपका एलिमेंट फायरी है। अच्छा, इसका लॉजिक है जी, इसका लॉजिक है जी। ऐसा नहीं है कि ये भगवान ने हमें कोई शक्ति दे दी या कुछ ऐसा है। अब फायरी एलिमेंट बेसिकली मैं बताऊंगा आपको, गर्मी ज्यादा लगती होगी, तभी एसी चला के रखता हूँ। जिसका फायरी हैंड होता है उसे गर्मी ज्यादा लगती है, वो एनर्जेटिक। अच्छा, यहाँ से ही क्लियर हो गया मैं कैसा जी। हमें कुछ नहीं देखना, अपना हाथ खुद देखो, तो कोई भी आदमी देख सकता है। बिल्कुल, बस उसे सिर्फ तो सबसे पहले जो लोग देख रहे हैं उनको बता दूं कि अपनी उंगली को देख लो जी। अगर तुम्हारी हथेली बड़ी है जी, उंगली से, तो क्या है वो? फायर एलिमेंट है, फायरी हैंड है। जो 4 तत्व होते हैं जी, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व, जिसे फायर, एयर,
वाटर और अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। पंच महाभूत तो हर धर्म में माना जाता है। तो अब जो मेरी हथेली कहती है वो कहती है मैं फायरी एलिमेंट हूँ। जी, फायरी एलिमेंट है। और फायरी एलिमेंट से ये पता लगता है कि आपको चेंज चाहिए, आप एक जगह पे एक फिक्स काम नहीं कर सकते, ये नेचर में आ अच्छा, जाता ये है। भी प्रेडिक्शन लिखी हुई है, ये भी प्रिडिक्शन लिखी हुई है, ये विद्या का पार्ट है ये इसका। विद्या का पार्ट है। और ये कैसे बनता है? ये आपकी जो बचपन के 8 से 10 साल की उम्र है, जी उसमें जो आपको एनवायरनमेंट मिला, चाहे वो सोसाइटी से मिला हो, चाहे वो आपके परिवार से मिला हो, ये एनवायरनमेंट आपकी शेप बना देता है हाथ की। अगर किसी की हथेली छोटी हो जाती है, उंगलियां लंबी हो जाती हैं, तो वो एयर एलिमेंट बन जाता है, उसको एयर की क्वालिटीज आ जाते हैं, वो बहुत डाटा पे चलते हैं, वो डिटेल्ड डाटा की कैलकुलेशन करेंगे, वो नंबर्स पे चलेंगे। अब जो किसान भाई हैं हमारे, उनका जो हाथ होगा वो अर्थ एलिमेंट होगा, उंगली और हथेली का साइज बराबर। अच्छा, ऐसे लोग भी होते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, वो जिंदगी में एक पक्का काम करेंगे और अपने डिसीजन से कभी भी पलटेंगे नहीं। जी उन्हें खेती करनी है, वो खेती करेंगे और जिंदगी में सिंपल खाना पीना खा के अपनी जिंदगी गुजारेंगे, उन्हें चेंज नहीं चाहिए। पहले हमने बात की फायर एलिमेंट की, जो स्टार्टिंग में की, वो फायर एलिमेंट है कि उंगलियां छोटी हैं और हथेली बड़ी है, जी वो फायर एलिमेंट को चेंज चाहिए। अब आ जाते हैं जी वाटर एलिमेंट पे। जी वाटर एलिमेंट क्या कहता है? अगर आपकी उंगलियां भी लंबी हैं और हथेली भी लंबी है, जी तो वाटर एलिमेंट बेसिकली आपको केयरिंग नेचर देता है, आपको इमोशनल बनाता है। जी ये आपकी नेचर डिसाइड हो जाती है बचपन के 8 से 10 साल तक। जी उसके बाद बननी शुरू होती हैं आपकी हाथ की रेखाएं और आपका एक्टिव हैंड, जिसे भारी हाथ भी कहा जाता है। जो रेखाएं बन रही हैं, जी, ये थर्ड प्रिंसिपल है। ये थर्ड प्रिंसिपल है। तो इसमें कोई रेखा ऊपर से नीचे आ रही है, कोई नीचे से ऊपर जा रही है, इसके लॉजिक है। इसका लॉजिक है। इसके बाद क्या देखते हैं फिर? इसके बाद सर देखते हैं आपका एक्टिव हैंड कौन सा है, भारी हाथ जिसे हम कहते हैं। दो हाथों में से 2 हाथों में से कौन सा हाथ भारी है? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पहले जो जमाने में आता था कि लेडीज को लेफ्ट हैंड दिखाना चाहिए, जी लेफ्ट हाथ दिखाना चाहिए, और जेंट्स को राइट हाथ दिखाना चाहिए, ये बहुत ही एक कॉमन स्टेटमेंट थी। बट आजकल ऐसा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से लेडीज भी उतना ही काम कर रही हैं और उतने ही डिसीजंस ले रहे हैं जो मेल या जो जेंटलमैन ले रहे जी, हैं, जी, जो जी। मेल ले रहे हैं। जी अब ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है पामिस्ट्री में एक्टिव हैंड का, जिसे भारी हाथ कहते हैं। अगर किसी लेडी का एक्टिव हैंड है जी तो वो राइट हैंड दिखा सकती है, जो भी उसका एक्टिव हैंड है। अगर वो लेफ्ट से काम करती है, लेफ्ट हैंड उसका एक्टिव है, तो वो लेफ्ट दिखाए। उससे पता लगता है, एक्टिव हैंड हमें बताता है हमारी चॉइसेस, चॉइसेस क्या होती है? जिससे ये प्रूव होता है कि सिर्फ ज्योतिष नहीं चलाती हमारी ज़िंदगी को, हमारी चॉइसेस और हमारे कर्म भी चलाते हैं, जो हमें पामिस्ट्री से दिखते हैं। ये सब कुछ आपको हाथ से नजर आ जाता है। जी बिल्कुल। और हमें ये भी दिख जाता है कि इंसान सोच क्या रहा है, उस सोच के अकॉर्डिंग क्या एक्शन होगा उसका, जो कि हल्का हाथ दिखाता है, जिसे पैसिव हैंड कहते हैं। अक्सर हम फिल्मों में, नाटकों में देखते हैं, जी एक बंदा पंडित जी के पास जाता है, पंडित जी उसका हाथ देखते हैं, जी कह रहे तेरी 2 शादियाँ होंगी, तेरे जी। 4 बच्चे होंगे। जी। ये इसके ऊपर लिखा होता है कितनी शादियाँ होंगी, बच्चे होंगे? देखिए, आजकल कॉन्सेप्ट थोड़े से चेंज हो गए हैं। ये पुराने ज़माने में सही रहते थे। जी आजकल कॉन्सेप्ट इसलिए चेंज हो गए हैं क्योंकि आजकल डिवोर्स थोड़ा सा ज़्यादा होने लग गया है। लोग अपनी फ्रीडम को ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं। तो वो अगर कंपैटिबिलिटी नहीं बनती तो वो सेपरेट रहते हैं या मतलब मल्टीपल शादियां करवा लेते हैं। पहले ज़माने में ये नहीं होता था। तो पहले ज़माने में अगर एक बार शादी हो गई तो वो सारी ज़िंदगी चलेगी। जी कोई डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, चाहे जैसी भी ज़िंदगी बीत रही है, अच्छी बुरी कोई प्रॉब्लम चल रही है, डाइवोर्स नहीं होता था। जी तो पहले ये बताना बहुत ही आसान था कि हम कितनी शादियां एक इंसान की करेंगे, एक इंसान कितनी शादियां कराएगा या उसके कितने बच्चे होंगे। बच्चों के लिए भी आजकल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हाथ से इसलिए हो गया है क्योंकि आजकल बहुत सारे मेथड्स हो गए हैं जिससे हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। जी तो हाथ से बताना ये मुश्किल होता है, पर हाथ के साथ जब हम एस्ट्रोलॉजी जोड़ेंगे तो पता लग जाता है कि कितने बच्चे होंगे, वो ट्विन्स होंगे, कैसे होंगे, ये पता लग जाता है। क्या ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हाथ से बहुत जल्दी पता चल जाती हैं? हाथ से सबसे पहले ना हमें ये देखना चाहिए कि अगर किसी को पामिस्ट्री नहीं आती, सिंपली अपने हाथ देखें और हाथ की शेप देख लें। हाथ की शेप?
जी, जो मैंने बताया कि उंगलियों की लेंथ और आपकी हथेली की लेंथ, इनकी एक रेशियो होती है। गूगल पे आप टाइप करिए, सीधा जाइए गूगल पे, वहाँ पे लिखिए वाटर हैंड, वाटर हैंड। वहाँ पे लिखिए फायर हैंड, जी। वहाँ पे लिखिए अर्थ हैंड, वहाँ पे लिखिए एयर हैंड। उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स बहुत ही ये कॉमनली 4 तरह के हाथ होते हैं। जी, ये 4 तरह के हाथ होते हैं। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन होती है। देखिए, हम ऐसे हाथ मिला रहे हैं, जी। हमारे हाथों की जो शेप है ये दोनों बराबर है। जी। बट कई केसेस मैंने देखे हैं, जब मैंने रिसर्च की थी पामिस्ट्री में, तो उसमें हाथ की शेप बड़ी छोटी हो गई थी। एक हाथ लंबा था, एक हाथ छोटा था। बहुत ही रेयर होता है, पर होता है। उसमें थोड़ी सी अलग दिक्कत आ जाती है। उसमें ये दिक्कत आ जाती है कि कोई ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट होगा जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो पहला तो है कि आप अपने हाथ से 4 जो एलिमेंट है ये देख सकते हैं। जी, इसके लिए आपको विद्या की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ रेशियो देखनी है, अपनी उंगलियों की साइज़, उंगलियों का साइज़ देखना है और हथेली का साइज़ देखना है। इसको मिला के आप गूगल पे जाके अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स देख सकते हैं। और ऐसे क्या एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ हाथ से ही देखे जा सकते हैं? हाथ से बेसिकली क्या देखा जा सकता है? हाथ से आपकी, एक तो मैंने पहले बताया, सोच देखी जा सकती है कि आप क्या सोच रहे हो। जी। कई बार क्या होता है कि नहीं पता लगता कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। जी। तो एक जो हस्तरेखा विज्ञानी होगा, एक पामिस्ट होगा, वो ये बता सकेगा कि इसकी ये सोच फंस रही है। उसको प्रैक्टिकल रेमेडी दे के वो उस सोच से निकालेगा उसे। उससे आपकी लाइंस भी चेंज होंगी, आपके नेचर में भी चेंज आएगा और आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। जैसे ज्योतिष के अंदर ग्रह होते हैं, जी, दशाएं होती हैं, ये हाथ पे भी होती हैं सारा कुछ? हाथ पे हम दशा नहीं देखते, हाथ पे हम टाइम पीरियड निकालते हैं लाइंस के ऊपर। और Lines ग्रह पे। भी होते हैं, कंसिडर करते हैं हम ग्रहों को भी। जी। क्योंकि जैसे हमने बताया कि फायर एलिमेंट है, बेसिकली हमने फायर की नेचर देखी। अगर हम एक जगह आग लगा देते हैं, वो आगे बढ़ती रहती है। जी। अगर पानी को एक जगह रख देंगे, जब तक उसे हम एनर्जी से बहाएंगे नहीं, वो नहीं बहेगा, वो एक जगह स्टिल रहेगा। तो ये नेचर हमने जोड़ी हाथ में इंसानों की, और ये नेचर प्लैनेट्स की भी होती है। प्लैनेट्स को भी रिप्रेजेंट किया जाता है इस नेचर के साथ। अब जैसे जो पहली उंगली होती है, ये जुपिटर प्लैनेट इसे रिप्रेजेंट करता है। जो दूसरी उंगली है, ये शनि की उंगली है, सैटर्न। जो तीसरी उंगली है, ये सूर्य की उंगली है। जो चौथी उंगली है, ये है मरकरी की, जिसे बुध कहते हैं। तो सारी उंगलियां किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो अंगूठा है, ऐसा नहीं है कि अंगूठा कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता। अंगूठा हमारा जो पंच तत्व है, 5 उंगलियां हैं तो तत्व भी 5 होंगे। ये स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारी सोल है, हमारी जो अंदर कॉन्शियसनेस है, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर है, हमारी विल पावर है, वो हम अंगूठे से देखते हैं। ये पंच तत्व है। लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी होती होगी ना जब आपके पास आते हैं? जी, उनको होती है। एक रिसेंट मैं एग्जांपल शेयर करूंगा। जैसे अब मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि 1970 का जन्म था उनका। उन्होंने मुझे कहा कि साल में भी दिक्कत है, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं नोट की जाती थी, स्पेसिफिकली भारत में। टाइम तो मुश्किल है ही है बताना। टाइम तो ऐसे होता था कि शाम को रेलगाड़ी आती थी 5 बजे, उस टाइम हो गया। या सुबह जब बाबा जी ने वाक पढ़ा गुरुद्वारा साहब में या मंदिर में, तो सुबह 4 बजे का जन्म हो गया। तो टाइम में तो प्रॉब्लम रहती ही रहती है। जी। उन्होंने कहा मुझे हेल्थ में दिक्कत आ रही है। अब मैंने जब उनका हाथ देखा, इसे कहते हैं चंद्र पर्वत, मून माउंट। पर्वत। आपकी छोटी उंगली के बिल्कुल नीचे, जहां हाथ जुड़ रहा है कलाई के साथ, जी। इसे कहते हैं मून माउंट, चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत, या इंग्लिश में मून माउंट। जी। जी। अब इस पे अगर क्रॉस आ जाए जी। और क्रॉस में एक डॉट बन जाए, जी। तो बेसिकली आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन शुरू हो जाती है, पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। मैंने उनको बताया, वो कहते मुझे पेट में दर्द हो रही है यहाँ पर। तो उन्होंने जब स्कैन कराया, उनके लिवर में पानी की रसौली आई, जिसे वाटरी सिस्ट कहते हैं हम। तो उनके हाथ से पता लग गई? वो उनके हाथ से पता लग गई। इतना ज़्यादा प्रिसाइज है पामिस्ट्री। ये चंद्र पर्वत के ऊपर डॉट आ गया था। डॉट आ गया, वो तो इसका क्रॉस के ऊपर डॉट था, क्रॉस के बीच में डॉट था। ये थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल है सिंबल्स की। क्रॉस के बीच में एक डॉट था। तो मैंने उन्हें ये कहा था कि आपके शरीर में पानी रुक रहा है। बेसिकली जो हम तत्वों की बात कर रहे हैं, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, बेसिकली जो चंद्र है वो भी वाटर को रिप्रेजेंट करता है, पानी को। तो इससे मैंने एनालिसिस किया कि आपके बॉडी में पानी रिस रहा है या स्टोर हो रहा है। जी। जब उन्होंने टेस्ट कराया, वो वाटरी सिस्ट उनके सामने आ गई।
तो ऐसे लोगों की क्यूरियोसिटी ठीक होती होगी। ऐसे लोगों की क्यूरियोसिटी ठीक होती है और प्रैक्टिकली हम उन्हें बता सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाएं। अब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, इलाज चल रहा है, उनकी दर्द खत्म होगी। कौन सा हाथ दिखाना चाहिए? देखिए जी, हाथ तो वो दिखाना चाहिए जिससे आप मेजर काम करते हो। ओके, कुछ लोग लेफ्ट यूज करते हैं तो उनका लेफ्ट है, लेफ्ट देखा जो जाएगा, राइट यूज करते हैं उनका राइट है। राइट है। जिसे तो दोनों हाथ में रेखा सेम होती है? अलग अलग होती हैं जी। जो आपका एक्टिव हैंड है, जिसे भारी हाथ कहते हैं आम भाषा में, भारी हाथ में ये दिखता है रेखाओं से जो आप एक्शन ले रहे हो जिंदगी में या दुनिया के साथ, जो आप दुनिया को दिखा रहे हो। जो आपका हल्का हाथ होगा, जिसे पैसिव हैंड कहते हैं, वो आप क्या सोच रहे हो। ये हमारे भगवान ने दो हाथ देने का बहुत बड़ा रीज़न था कि एक तो हमारी सोच है, एक हमारे एक्शंस है। दोनों को बना के हम जिंदगी को अपने बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, पर दोनों का मेल ज़रूरी है। दोनों पे रेखाएं सेम होती है? नहीं, अलग अलग होती हैं जी। कुछ ये भी हो सकता है कि इंसान सोच कुछ और रहा है, एक्शन कुछ और ले रहा है, तो उसकी रेखाएं बदल जाएंगी। तो जब एज ए पामिस्ट्रिस्ट आप किसी का हाथ देखते हो तो दोनों हाथ देखते हो? पहले हम एक्टिव हैंड देखते हैं जी। और फिर हम पैसिव हैंड देखते हैं। एक्टिव हैंड में अगर कुछ ऐसी दिक्कत हमें दिख नहीं रही बट स्टिल प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम ये देखते हैं कि बचपन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी। बचपन भी हम पैसिव हैंड से देख सकते हैं, जिससे हमारी सोच पता लगती क्या कोई आदमी खुद अपना हाथ देख सकता है? है। जी, देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है। वो अपनी शेप देखे हाथ की, वो ये देखे कि मेरी नेचर कैसी है, उसके हिसाब से अगर वो एक्शन लेने शुरू कर देगा तो 80% प्रॉब्लम उसकी वैसे ही खत्म हो जाएगी। अगर कोई रेखाएं नजर ही ना आए, ना दिख रही हो? अब रेखाओं की अगर हम डिटेल में जाएं तो इसकी डिटेल ये है कि कुछ रेखाएं दिखती नहीं हैं, कुछ बहुत ही लाइट दिखती हैं, जी जी कुछ बहुत ही डार्क दिखती हैं, कुछ फैली हुई दिखती हैं, जिसे हम ब्लीडिंग लाइंस कहते हैं। जी। अब अगर किसी ने अपनी रेखा देखनी है तो एक तो वो लाइट में ना देखे, कमरों की लाइट में ना देखे या फ्लैश से ना देखे, वो सूर्य की रोशनी में जाके अपना हाथ देखे, उसे लाइंस कहीं ना कहीं दिख जाएंगी। अगर लाइन नहीं बनी हुई तो लाइंस के भी एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट कहीं ना कहीं मिसिंग होगा उसकी ज़िंदगी में। मैं बचपन से ही अपनी एक रेखा देख रहा हूँ जी मैं आज से 25 साल पहले हरिद्वार गया, ऋषिकेश, किसी ने, मेरा पंडित जी ने हाथ देखा, जी कह रहे आपकी ये किस्मत की रेखा, पता नहीं कोई एक रेखा, उन्होंने बोला ये बढ़ रही है। मैं तब से देख रहा जा रहा हूँ, मेरे हाथ की रेखा कटी होती थी और पूरी धीरे 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 पूरी होगी। तो ये बदलती रहती है रेखाएं? जी, बदलती रहती हैं। हम बिल्कुल, हम ना एक्शन से, अपने कर्मों से अपनी ज़िंदगी को, अपनी डेस्टिनी को एक लेवल तक चेंज कर देते हैं, कर सकते हैं, और हमेशा होता ही ऐसा है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी का मान लीजिए एक्सीडेंट होना है, हम उसे यही सजेस्ट करेंगे कि अपना ध्यान रखें, अपना गाड़ी एक स्पीड लिमिट में चलाएं, सीट बेल्ट लगा के चलाएं। अगर एक्सीडेंट होना होगा तो हम उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। अगर कुछ पॉजिटिव होना होगा, किसी का अगर अच्छा समय आ रहा है, हम उसे कहेंगे और मेहनत कर, तुझे और रिजल्ट मिलेगा। ये रिजल्ट को हम बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं अपने हाथों से, और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी जोड़ के। जब आपने बताया कि हाथ देखना है तो हमने तो 4 तरह का अपना हाथ देख लिया। जी, अब रेखाओं का क्या महत्व होता है? कितनी तरह की रेखाएं होती हैं? देखिए जी, मैं आपको आज लाइव बताता हूँ। जी किसी का भी अगर हाथ सीधा अपना हाथ देखें, जी। सबसे पहले तो वो एक अपनी अर्थ लाइन देख लें। अर्थ लाइन? अर्थ लाइन, जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं, वो शुरू होती है पहली उंगली के नीचे से और आपके इस केतु पर्वत तक जाती है, जहाँ कलाई जुड़ रही है। जी। ये सीधी रेखा गोल रेखा होती है। ये हमारे जीवन को दर्शाती है और हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं दर्शाती है। ये बताइए कौन सी, ये वाली रेखा कि ये वाली रेखा? पहली ये उंगली तो के इधर जो से आ रही है। हाँ जी, ये आपकी जीवन रेखा है। ये इधर से घूम के आ रही है। हाँ जी, ये आपकी जीवन रेखा इसको कहते हैं जीवन रेखा। है। जी जो अंगूठे के आगे से आ रही है, जी। उंगली के नीचे से आ रही है। जी, ये हर किसी की होती है? ऑलमोस्ट हर किसी के होती है। कुछ लोग थोड़ा सा कम ज्ञान होने की वजह से, मैं यही इसीलिए शब्द यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को डरा देते हैं वो, कि अगर ये लाइन बीच में टूट गई, अब इसका नाम जीवन रेखा है, तो वो ये समझते हैं कि जीवन खत्म हो गया। जी।
ऐसा नहीं है। अगर लाइन किसी के ये टूट रही है या छोटी है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या पता रेस्ट करनी हो थोड़े दिन बंदे ने। एग्जैक्टली इसका ये मतलब होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा एक्शन करना कम कर देंगे, हम ये कन्फ्यूजन में जिएंगे कि अब हम क्या करें। बट सिर्फ जीवन रेखा से नहीं पता लगता, बाकी रेखाएं भी साथ में जोड़नी ज़रूरी है। जी। अब अगर हम भाग्य रेखा देखें, जिसे फायर लाइन भी कहा जाता है, ये लाइन नीचे से ऊपर जाती है। हाँ, नीचे से ऊपर को जा रही है जी। हाँ जी, ये मोस्टली पैरेलल होती है जीवन रेखा के, हाँ जी। साथ साथ चलती है जी। अब ये नीचे से, अगर बिल्कुल नीचे से ऊपर जा रही है और पहली उंगली की तरफ मुड़ गई, हाँ जी। हल्की सी भी, जी। तो वो इंसान हमेशा कंसल्टेंसी के बिजनेस में ही होता है। अच्छा, आपने देख रही मेरी मेरी नहीं, आप कोई भी दर्शक, अच्छा, सबकी ऐसे होती है। सबकी ऐसी होगी, वो कंसल्टेंसी के बिजनेस में होगा, चाहे वो वकालत की ये नीचे से चली और चलते चलते उधर को मुड़ गई, ऊपर वाली को मुड़ गई। बिल्कुल। इसको कौन सी रेखा कहते हैं? भाग्य रेखा, फायर लाइन इंग्लिश में। तो फायर जिसकी ये ऊपर को चलेगी, इसका मतलब वो कंसल्टेंट है। कंसल्टेंसी वो कहीं ना कहीं देगा, चाहे वो डॉक्टर के फील्ड में कंसल्टेंसी दे, चाहे वो वकील के फील्ड में दे। अगर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मेरी भी ऐसी ही जा रही है, मैं भी कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। जिसके ये लाइन होगी वो कंसल्टेंसी देगा ही देगा, किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी हो वो जी। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी ब्रेन लाइन पे, जिसे एयर लाइन भी कहा जाता है या मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। ये कहाँ से शुरू होती है? ये जीवन की रेखा से के साथ से स्टार्ट होती है जी। और नीचे जाती जाती ये छोटी उंगली के नीचे चली जाती है। छोटी उंगली के नीचे, हाँ जी, आ गई, इधर से आ गई। इसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं या ब्रेन लाइन कहते हैं, इसे एयर लाइन भी कहा जाता है। ये बेसिकली बताता है हमारी दिमाग की क्या कैपेसिटी है, ये हमारी पढ़ाई को दर्शाता है, ये हमारी दिमाग ये रेखाएं जितनी पतली होती हैं, गहरी होती हैं, उसका भी महत्व होता है जी। अगर रेखा फैल रही है तो उसका ये मतलब होता है कि जितना आपने एफर्ट डाला उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको जी। अगर रेखा सीधी है, पतली है और गहरी है, तो जितना रिजल्ट डालते जाएंगे उतना आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। अगर लाइन मिसिंग है तो आप उस फील्ड में या अपने उस जीवन के भाग में कमज़ोर ही रहेंगे। अगर किसी की जैसे ब्रेन लाइन नहीं बनती, वो बच्चा ज़्यादा पढ़ नहीं पाएगा। बट अच्छा, जो कमज़ोर है पढ़ाई में, उनकी ये लाइन नहीं होती, कम होती है, या तो छोटी होगी या उनकी बहुत ही लाइट होगी या हल्की रेखा होगी। बट इसे चेंज किया जा सकता है अगर उसे सही टीचर मिले, उसका इंटरेस्ट बनाया जाए पढ़ाई में। वो जब पढ़ाई करने लग जाएगा तो ये लाइन अपने आप ही गहरी हो जाएगी। सो जरूरी नहीं है कि आपको कुंडली देख के ही सारे ग्रह देखने हैं, आपको एक रेखा देख के भी आपको लॉजिक मिल जाता है, फिर आपकी उसकी डिटेल में कुंडली देख सकते हैं। जी, आपको एक रास्ता मिल जाता है चलने के लिए, जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे आपको एक आंसर मिल जाएगा कि ऐसा क्यों है। अब अगर मुझे अपनी नेचर पता लग गई तो मैं उस हिसाब से अपने एक्शन करूँगा। अगर मेरी नेचर, जैसे अगर मेरा वाटर हैंड है, तो मैं उस हिसाब से एक्शन करूँगा कि मैं सर्विस के बिजनेस में चले जाऊँ, मैं हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में चले जाऊँ, जहाँ पे मैं नर्सिंग के बिजनेस में चले जाऊँ, जहाँ पर मुझे सेवा करने का मौका मिले। उससे मेरा भी मन शांत रहेगा और मुझे पैसे भी मिलेंगे। हमारा हाथ बता देता है हम कौन सी फील्ड में जाएंगे। जी, फील्ड बताने के लिए, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन के लिए हमें न्यूमरोलॉजी भी जोड़नी पड़ती है साथ में, जिससे डेट ऑफ बर्थ जी के साथ हम एनालिसिस करते हैं। उसमें बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर होता है डेट ऑफ बर्थ में। उसके साथ साथ हम हाथ जोड़ते हैं, हाथ मतलब अपना पाम रीडिंग को साथ में हम कंबाइन करते हैं। अब पाम रीडिंग ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए ज़रूरी है, अगर न्यूमरोलॉजी कह रही है जी आप हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में जाएंगे, मतलब आप फूड के बिजनेस में जा सकते हैं जी। अब फूड के बिजनेस भी कई प्रकार के हैं, कोई हलवाई है, कोई शेफ़ है, ये कौन बताएगा? एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कैसे होगी? वो होगी हाथ से। अगर भारी हाथ है तो वो खोंचे चलाएगा और हलवाई बनेगा, उसको हलवाई की दुकान खोल के देनी चाहिए। अगर पतला हाथ है, नाजुक हाथ है, तो उसे शेफ़ के फील्ड में जाना चाहिए। वही अगर वो आर्ट के फील्ड में जाना चाहता है, हमें ये पता लगा कि आर्टिस्ट बन सकता है एक इंसान, हमें कुंडली और उसका न्यूमरोलॉजी चार्ट देख के पता लगा कि आर्ट के फील्ड में जा सकता है। वो इंसान अब आर्ट में स्कल्पचरिस्ट बनेगा, मूर्तिकार, या वो पेंटर बनेगा, वो क्या बनेगा ये हमें हाथ से पता लगता है। अगर उसका भारी हाथ है तो वो स्कल्पचर्स बनाएगा, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाएगा अगर मोटा हाथ है। अगर पतला हाथ है वो
छोटी छोटी माइन्यूट पेंटिंग्स बनाएगा, छोटी छोटी डिटेल्ड पेंटिंग बनाएगा वो। और कौन सा इसमें रेखा आती है जी फिर? एक रेखा होती है जी हृदय रेखा, जिसे हार्ट लाइन कहते हैं हार्ट लाइन। जी। जी ये आपकी सबसे छोटी उंगली, जिसे मरकरी फिंगर कहते हैं, उसके नीचे से शुरू होती है और पहली उंगली तक जाती है। जी। ये हमारे इमोशंस बताती है, दिल टूटना, इससे पता लगता है कि हम इतने ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। बेसिकली हम जो इमोशनली हर्ट होते हैं वो हमें इस रेखा से पता लग जाता है। इसके कुछ हेल्थ कंसर्न्स भी होते हैं, अगर इसमें थोड़े सिंबल्स कुछ ऐसे आ जाएं तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स एक लेवल पे दे देती हैं। सो आपका सारा का सारा भविष्य इसी रेखाओं के अंदर ही छुपा हुआ है? सारा भविष्य छुपा हुआ है, बट फिर मैं रिपीट करूंगा, इसके साथ हमें न्यूमरोलॉजी जोड़नी चाहिए एग्जैक्ट प्रेडिक्शन के लिए, और हमें एस्ट्रोलॉजी मतलब कुंडली विज्ञान भी जोड़ना चाहिए। सारा कुछ हाथ पे इसलिए हम डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि हाथ की लाइंस चेंज होती हैं आपके एक्शन से, पर कुंडली हम और जो हमारी न्यूमरोलॉजी है, अंकशास्त्र, वो ये बताता है कि हमें ज़िंदगी दे क्या रही है, हमें हमारी किस्मत क्या देगी, ये हमें आसानी से पता लग जाता है। हमें कैरेक्टर भी पता चल जाता है इससे? जी बिल्कुल। बंदा कैसा है, सुंदर है, काला है, मोटा है, पतला है? हाथ से एग्जैक्टली बताना ये पॉसिबल नहीं है, बट हाँ ये चीज़ें पता लग जाती हैं, उसकी आदतें। किसी कैसी है? इंसान को बहुत ज़्यादा तैयार होना पसंद है जी। तो उसका हम वीनस माउंट देखेंगे, इस पे कुछ सिंबल्स होते हैं, हम वो एनालिसिस करते हैं उसका। जी। अगर कोई इंसान का खाने का बहुत शौकीन है, जी। फूडी है, जिसे आज की टर्म में फूडी कहा जाता है, उसकी हम पहली उंगली देखते हैं जुपिटर फिंगर, उसका नीचे वाला फ्लेंज, इसे फ्लेंज कहा जाता है। अगर तो ये मोटा है बाकियों से जी। तो इंसान को खाने पीने का बहुत शौक है। वो मेरी तरह मोटा होगा फिर, है ना? डिपेंड करता है जी वो। तो यहाँ से मोटा है, इसका मतलब बंदा पूरा सामान खाने पीने का शौक है, ये हम बता सकते हैं। पूरा मीठा मुट्ठा खाता है बंदा जी, उसे अलग अलग चीज़ें खाने का बहुत शौक है। बीमारियों का भी पता चलता है जी हाथ से? जी, हेल्थ का बहुत ही डिटेल्ड वर्जन पता लग जाता है हमें हाथ से। हेल्थ का हमें जो दो लाइंस होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं हेल्थ को, एक तो हेल्थ लाइन होती है, उसे मरकरी लाइन कहते हैं। जी। वो आपकी अर्थ की लाइन से, आपकी जीवन रेखा से निकल कर मरकरी की उंगली की तरफ जाएगी। ये है ही नहीं जी मेरे तो। होगी जी, कहीं ना कहीं जरूर होगी। ये देखिए, वो दिख रही है मुझे। ये जो यहाँ पर है? नहीं नहीं सर, नीचे से स्टार्ट होगी ये वाली? ये नहीं नहीं। सो हर रेखा हर आदमी के अंदर होती है, किसी की नज़र आ रही है, किसी की बारीक है, किसी की बड़ी है, छोटी है। बिल्कुल, ये चेंजेस हर इंसान में कहीं ना कहीं हमें दिखते हैं। सबके हाथ सेम नहीं हो सकते, किसी का भी हाथ एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता। आपने तो मेरी क्यूरोसिटी बढ़ा दी आज हाथ देखने से। जी इससे पैसों का भी पता चलता है आपको? जी, पैसों का कंसर्न ये होता है कि अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि एक इंसान बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा रहा है पर वो फेमस नहीं हो रहा और वो पावर के अंदर नहीं है जी। पर पैसा बहुत आ रहा है उसके पास। उसके लिए हमें देखना चाहिए उसकी सबसे छोटी उंगली, जिसे हम मरकरी फिंगर कहते हैं या बुध की उंगली होती है जी। ये बताती है पैसा, ये बताती है हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स। जी। इसके नीचे अगर सीधी लाइन है, इस अब उंगलियों के बाद थोड़ा सा मैं और ऐड करूंगा, उंगलियों के बाद इसके नीचे आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं पर्वत। पर्वत। उंगलियों के नीचे जो उंगली है उसके नीचे पर्वत होगा। अगर ये बुध की उंगली है तो बुध पर्वत होगा इसके नीचे, सूर्य की उंगली है तो सूर्य पर्वत होगा, शनि की है तो शनि पर्वत होगा, गुरु की उंगली है जुपिटर फिंगर तो गुरु का पर्वत होगा जी। अब अगर बुध के पर्वत पे सीधी लाइनें आ जाती हैं जी। खड़ी हुई लाइन जो दिख रही हैं, हाँ जी। तो इंसान बहुत पैसा कमाता है। 1 2 3 4 5 6 7। और इसके साथ साथ उस इंसान को बोलने का भी बहुत शौक होता है। वो पॉडकास्ट करता है ना जी? जी। तो ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं इसी से क्लियर हो गया? जो छोटी छोटी लाइंस हैं, और इससे ये भी पता लग जाता है कि वो इंसान को कहीं ना कहीं मेडिसिन की कुछ ना कुछ नॉलेज है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, कुछ ना कुछ उसे आइडिया होगा। इसको कौन सा पर्वत बोलते हैं? बुध पर्वत। अब ये बुध पर्वत के ऊपर ये 7 लकीरें हैं छोटी छोटी, अगर ये 4 होंगी तो इसका और महत्व है नहीं कि सबके ये सेम होती? सबके ऊपर नीचे हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, इसका इतना ज़्यादा कोई ऐसे भी लोग होते हैं किसी के नहीं भी होती है? जी बिल्कुल, ऐसे लोग होते हैं, उन्हें बोलना नहीं पसंद होगा, वो चुपचाप रहेंगे, अपना नौकरी की 9 से 5 नौकरी की, घर आ गए, ऐसे लोगों की नहीं होती। तो सारे स्वभाव आपके हाथ हाथ में से क्लियर हो जाते हैं।
अगर हमने अपना हाथ खुद देख लिया तो हमें पता लग जाएगा और हम किसी भी ज्योतिष के पास जाके मूर्ख बनने से बच जाएंगे। ये बुध की अगली उंगली का बताइए। बुध की अगली उंगली है जी, ये सूर्य की उंगली है जिसे सन फिंगर कहते हैं। ये बेसिकली हमारा सोशल स्टेटस बताती है और हमारी लग्जरीज बताती है कि हम जिंदगी में लग्जरी कितनी एंजॉय करेंगे। उसके नीचे ही सूर्य का पर्वत होता है। हाँ जी। उसके ऊपर सूर्य रेखा होती है जो छोटी सी होती है हाँ जी। सूर्य के पर्वत के ऊपर। अगर वो सीधी है तो इंसान अपनी जिंदगी में अपना काम एंजॉय करके कर रहा है। आपने मेरे पूरा हाथ देख रखा है लगता है। नहीं सर, मैं तो पहली बार मिला हूँ तो आपसे। आपको जो आप बोल रहे हो सारा कुछ वैसे के वैसे ही गणित हो रखा है यहाँ पे। सर सच्चाई में कभी भी दो राय नहीं होती। जो सच, जैसे 1+1 2 है तो वो 2 है जी। अच्छा, सबके सेम नहीं होती है। सबके सेम नहीं होती। चलिए अगली उंगली पे चलिए जी। अगली उंगली पे चलते हैं। ये है शनि की उंगली जिसे सैटर्न फिंगर कहते हैं। ये बेसिकली हमें बताती है कि हम कितने हार्ड वर्किंग है जिंदगी में। जी। इसका पर्वत हमेशा ही बैठा होता है। हाँ जी। यहाँ पर हल्का सा खड्डा दिखेगा। हाँ जी। अगर जिसका पर्वत ये उठ गया वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाता है। उसे ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं। हाँ, ये खड्डा पड़ा हुआ है जी। ये खड्डा रहना अच्छा है, ये उठता नहीं है। 90 क्या 95% लोगों के ये उठा नहीं होगा जी। 100 में से सिर्फ 2 या 5 ही होंगे जिनके ये पर्वत उठ जाता है। बाकी सब पर्वत उठे होते हैं। जिसके उठ जाता है वो बंदा भी उठ जाता है फिर, कह सकते हैं जिंदगी में वो उसे प्रॉब्लम आनी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने तो लग ये नीचे ही रहे तो अच्छा होता है। ये बेस्ट है अगर ये नीचे रहे। ये बेसिकली हमारे काम को बताता है कि हम काम में कितने हार्ड वर्किंग हैं। जी। अब आ जाते हैं पहली उंगली पे। ये है उंगली जुपिटर की। ये हमारा बताती है कि हम कितने ज़्यादा ईमानदार हैं। हमारा ईमान बताती है बेसिकली, और हमारी ईगो को बताती है। जी। ये इसके नीचे होता है जुपिटर का पर्वत। जी। इसके ऊपर अगर स्क्वायर आ जाए, हाँ जी। अगर स्क्वायर शेप बन जाए तो वो इंसान बहुत अच्छा गाइड और टीचर होता है। तो प्रॉपर जमा का निशान बना हुआ है। देख लो जी, वो इंसान बहुत अच्छा गाइड होता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है टीचर स्क्वायर। अगर चौकोन शेप बन जाए ये जुपिटर आपने के माउंट पे। कितनी देर में सीखी है पामिस्ट्री? देखिए जी, मैंने पामिस्ट्री सीखी है अराउंड 8 महीने में। आप कहीं जाते होंगे, लोग पकड़ लेते होंगे आपको जी महाराज। जी, ये पार्टीज में बहुत होता है। अगर उन्हें पता लग जाता है, अगर हमें बर्थ डेट एनालिसिस करना है उसके लिए तो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम। अगर हाथ से बनाना पड़े तो वही आधा पौना घंटा लग जाता है हाथ से बनाने में, कैलकुलेशंस करने में। तो वो तो नहीं लोग करते, और कईयों को डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ में दिक्कत होती है। हाथ ज़रूर लेके पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं जी प्रेडिक्शन देनी शुरू कर दो आप बस। तो बाबा जी मौके पे चौका मारते होंगे सीधा ही। वो सर मतलब भगवान की दया से वो तो थोड़ी विद्या विद्या मिल गई मुझे। मैं नहीं कहता मैं मास्टर हूँ, पर मुझे सही रास्ता पता लग गया है जिस पे मैं खुद चल रहा हूँ, और लोगों को मैं खींच के लाता हूँ कि यहाँ चलो, आपको खुद फायदा तो दिखेगा। आपकी इंजीनियरिंग फिर फेल होगी, कोई फायदा नहीं हुआ उसका पढ़ने का। बिल्कुल। वो अब मुझे पता लगा कि वो जो टाइम पीरियड था उसमें मैं आईटी में जा सकता था। उसके बाद एकदम से टाइम पीरियड चेंज हो गया मेरी ज़िंदगी में। अब मुझे आंसर मिला उसे अब उसका। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं ज्योतिषी के ऊपर। जी बिल्कुल, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इसी में लोगों के जितने के पुर्जे खराब हुए हैं उसको ठीक कर रहे हैं। सब हम नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं सबके। इतने अलग अलग प्रकार के ज्योतिषी आते हैं जी मेरे पास। थोड़े दिन पहले एक मित्र आए, मित्र बन गए अच्छे, जी अनजान थे। जी मैं कहा आपको कितनी देर होगी? कह रहे मुझे 2 साल हुए हैं जी। मैं आप क्या करते हो? कह रहे मैं लाल किताब करता हूँ। जी तो मैं कहा यार 2 साल में आपने, करीब मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ। जी मैं कहा मैं 40 साल पुराने विद्वान को मिलता हूँ, जी वो अभी भी कहते हैं हम सीख रहे हैं, जी। तो आप 2 साल में कैसे सीख गए? जी कह रहे नहीं मेरे पास अच्छी प्रैक्टिस है। जी मैं कहा पढ़े कितना हुआ है? कह रहे मैंने MBA करी है। जी मैं कहा MBA करके लाल किताब? जी कह रहा जी मैंने नौकरियां करी 2-3, नई बात बनी, जी फाइनली मेरा इंटरेस्ट इसमें था जी तो मैं 2 साल में सीख गया। जी सो मुझे लगता है जब कोई पढ़ा लिखा आदमी ज्योतिष में आता है, उसकी जानने की जो सीखने की आदतें होती है वो तेज होती हैं, ये तो सर वो बिल्कुल- जल्दी सीख जाता है आदमी। बिल्कुल ये सही बात है कि जितना इंटरेस्ट होगा उतना आप इसे याद रख पाएंगे चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। मेमोरी आपकी तभी स्ट्रांग बनेगी अगर आपका इंटरेस्ट है।
अगर आप बिना इंटरेस्ट से कर रहे हैं तो आप चाहे 10 साल लगा लें, आप उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाएंगे कि किसी और की हेल्प कर पाएँ। आप खुद की नहीं कर पाएंगे हेल्प, इतना कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। मैं अभी तक जो ज्योतिष को समझा हूँ ना, ये रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है। जितना लोग रिसर्च करते हैं ना, जितनी ज़्यादा कुंडलियाँ आप देखेंगे, जितने ज़्यादा हाथ देखेंगे, जितने प्रैक्टिकल देखेंगे, रेमेडीज देंगे, लोग ठीक हो रहे हैं, जी आपका धन्यवाद कर रहे हैं, जी मुझे लगता है उससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है एक बंदे को। बिल्कुल सर, उससे मोटिवेशन तो मिलती है, बट इसके साथ साथ मैं एक नोट जोड़ना चाहूँगा कि आपके पास सही गाइड होना ज़रूरी है। अगर आपने गलत चीज़ सीख ली, बाई चांस कोई गलत तरीके से विद्या सीख ली, वो आपको आज रिजल्ट दे रही है, कल दे रही है, लॉन्ग रन में वो रिजल्ट नहीं देगी। अगर मैं जनरल बात करूं कि मेरे पास 10 लोग आए, आज की दुनिया में जो आज माहौल चल रहा है दुनिया का, उसमें मैं 10 के 10 लोगों को मैंने ये बोल दिया कि आपकी ज़िंदगी में पैसे की दिक्कत चल रही है। जी 10 में से 6 तो 100% मेरे पास बैठ जाएंगी कि सर चल रही है। उनको मैं कहूँगा जी आपको हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, 10 में से 5 या 7 फिर मेरे पास बैठ जाएंगे कि जी हेल्थ की दिक्कत आ रही है, कुछ ना कुछ लेवल पे, किसी लेवल पे। मैं ये नहीं कह रहा कोई मेजर प्रॉब्लम है, किसी ना किसी लेवल पे आ रही है। तो जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रही हैं चीज़ें, वो ऐसे ही यूज़ हो रही हैं कि कॉमन सी चीज़ बता दी जाती है। जो एस्ट्रोलॉजी का मोटिव था वो यही था कि किस दिन कौन ज़िंदगी हमारा कौन सा एग्ज़ाम लेगी, हमें पहले अगर पता लग जाए तो उस एग्ज़ाम में हम अच्छे नंबरों से पास हो सकें। जी हमारे स्कूल में डेट शीट आती थी पेपरों से पहले, वो क्या है, वो भी तो प्रिडिक्शन है। प्रेडिक्शन होती है। प्रिडिक्शन ही है ना कि 5 तारीख को मैथ्स का एग्ज़ाम है, 7 को इंग्लिश का है, 12 को साइंस का है। बंदा तैयारी कर लेता था। बंदा उस हिसाब से तैयारी करता है, उसमें उसके कर्म जुड़ जाते हैं। अगर बंदा तैयारी ही ना करे तो बंदा तो फेल होगा, चाहे वो ज़िंदगी का एग्ज़ाम हो चाहे स्कूल का। पुराने समय में ना बहुत वहम होते थे लोग, अरे किसी को हाथ दिखाएं तो हमारी किस्मत छिन जाती है, ऐसा होता है कुछ? एक्चुअली अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है टॉपिक, पर मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। जी अब हाथ दिखाने से मैंने आपका बेसिकली मन पढ़ लिया। हम्म, लोग अपने सोच को छुपाते थे। हाँ, लोगों को डर था कि अगर मेरे मन का पता लग गया तो इसे ये पता लग जाएगा मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरी फैमिली लाइफ कैसे चल रही है, मेरी हेल्थ कैसी चल रही है। इसलिए लोग कम इसलिए लोग करवाते, छुपाते थे, हाथ नहीं दिखाते। हाथ नहीं दिखाते थे। बहुत ज़्यादा ये कॉमन चीज़ थी इंडिया में तो स्पेसिफिकली कि हमें ज़्यादा हाथ नहीं दिखाना चाहिए। अगर किसी की लक लाइन ही ना हो जी तो क्या वो बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, वो मेहनत करे ज़रूर बनेगी। बट अगर किसी की लक लाइन नहीं होती जी तो उसके लिए एक बेसिक रेमेडी यही है कि वो कोई लॉन्ग टर्म गोल ना सेट करे जी कि मैंने सीधा ही कंपनी का मैनेजर बनना है। नहीं, वो छोटे से काम से शुरू करे, धीरे धीरे काम में रेगुलरिटी लाए। रेगुलरली हर रोज वो डिसिप्लिन के साथ अगर काम करेगा उसकी लक लाइन बन जाएगी। इसे मनी ट्रायंगल होता है जी, वो क्या होता है? मनी ट्रायंगल बेसिकली आजकल बहुत ही कॉमन चल रहा है रील्स में, शॉर्ट्स में, कि अगर आपकी जो मस्तिष्क रेखा है या ब्रेन लाइन कहते हैं, जी जो आपकी फेट लाइन है और जो आपकी हार्ट लाइन है, या कुछ लोग अर्थ लाइन के साथ एक ट्रायंगल बना लेते हैं। जी इन ट्रायंगल का, जिसे मनी ट्रायंगल भी कहा जाता है, कोई महत्व नहीं है जिंदगी ऐसे ही में। है, बस ये रील चलाने के लिए। एग्जैक्टली अब कुछ नया चाहिए था सुनने के लिए दुनिया को, तो उन्होंने नया सुना दिया। अब अगर आप 10 में से 9 हाथ देखेंगे तो 9 के 9 हाथ में कहीं ना कहीं ये तीनों लाइन होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना लाइनों के कोई हाथ है। कोई हाथ बिना लाइंस के नहीं होगा। हाँ, एक लाइन मिसिंग हो सकती है, एक लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि लाइन सारी लाइंस खत्म हो जाएंगी। तो आपके एम भी बनेगा, एम का साइन आपने सुना होगा, लोगों ने ये भी सुना होगा कि एन का साइन बन रहा है, वो तो बन ही रहा है जी, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो जेड भी बन रहा है, जेड भी बन रहा एस है, भी बन जाएगा, एल भी बन जाएगा, पूरी एबीसी सारी बना लो। एबीसीडी बिल्कुल बनाने तो जो उधर से मर्जी घुमा के बना लो। बिल्कुल। पर आप ये बताइए उसका आपकी ज़िंदगी में कोई प्रभाव पड़ा? नहीं। कोई प्रेडिक्शन मिली? नहीं। आपकी नेचर पता लगी आपको? नहीं। जब कुछ पता ही नहीं लग रहा तो पैटर्न तो कुछ भी देख लो। पैटर्न
कुछ भी देखे जा सकते हैं, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। कोई भी इंसान इस चक्कर में ना पड़े कि मेरे मनी ट्रायंगल बन रहा है, मेरे एम का निशान है, एन का है, ये है वो है, कुछ नहीं, इससे प्रेडिक्शन नहीं आएंगी। एक ले मैन जब भी अपना हाथ देखता है, जी एक नॉर्मल इंसान जिसको ज्योतिष के बारे में भी कुछ नहीं पता, जी, वो ऐसे हाथ मिला के देखता है जी मेरे चंद्रमा बन रहा है, चांद बन रहा है। वो क्या होता है जी? वो बेसिकली बचपन में खेड होती है। मैं बस मन को तसल्ली देने वाली बात है, हाँ। अदरवाइज कुछ नहीं होता। एक ना साइकोलॉजी का एक पार्ट होता है, मैं थोड़ी सी साइकोलॉजी भी जोड़ूंगा। जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसमें ना पैटर्न रिकॉग्निशन बहुत पसंद है लोगों को, हाँ जी, जिसे कोइंसिडेंस कह देते हैं कि 11-11 हो रहे हैं, 12-12 टाइम हो गया, 1-1 हो गया, या कुछ उन्हें पैटर्न्स दिखने लग जाते हैं कि आज मैं इस रास्ते से गया तो अच्छा हो गया मेरे साथ। ऐसे ही पैटर्न्स हाथ में भी दिखते थे। ये वहम है। ये बेसिकली पैटर्न रिकॉग्निशन की एक आदत है इंसान की, हर इंसान की, बट ये जिंदगी में प्रेडिक्शन नहीं दे सकते, ये टोटली वहम है। ज्योतिष के अंदर ग्रह होते हैं, जी ये ग्रह है, वो ग्रह है, कौन सी राशि में है, कि क्या हाथ से ग्रहों के बारे में पता चल जाता है? जी, ग्रहों की नेचर के बारे में पता लग जाता है। मैं ये डिफाइन कर देता हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजी है, या जिसे भारतीय ज्योतिष कहते हैं सीधी भाषा में, उसमें ग्रहों का ज़्यादा रोल नहीं होता, ग्रहों की नेचर का ज़्यादा रोल नहीं होता, उसमें घर का रोल होता है, जिसे हम हाउसेज कहते हैं या भाव कहते हैं कुंडली के। जी जो न्यूमरोलॉजी है उसमें ग्रहों की नेचर सामने आती है। जैसे अगर नंबर 1 सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी नेचर सन जैसी होगी, बेसिकली बीच में बैठ के सबको मैनेज करना, जैसे सूर्य आकाश में कर रहा है। अगर किसी न्यूमरोलॉजी में अगर नंबर 8 है किसी के पास, तो वो शनि का नंबर होता है। शनि काफ़ी टाइम लेता है पूरा चक्र काटने में सूर्य के आसपास, तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है इंसान अपनी ज़िंदगी में। उसकी जो लाइफ में इवेंट्स हैं वो थोड़े से डिलेड होते हैं, डिले हो जाते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में हमने प्लैनेट्स की नेचर की बात की। अब हम पामिस्ट्री पे आ जाते हैं। पामिस्ट्री चलती है पंचतत्व पे। प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन पंचतत्व के साथ हम उस तरीके से पामिस्ट्री में हैंड एनालिसिस करते हैं। आजकल ज्योतिष के अंदर हर आदमी 2 ग्रहों से बहुत चिंतित रहता है, जी राहु केतु, जी क्योंकि इन्हें शुभ ग्रह ही माना जाता है। जी। तो क्या ये हाथ में भी होते हैं शुभ ग्रह? देखिए जी, राहु वैसे अगर हम ज्योतिष के हिसाब से बात करें, और केतु, ये कोई ग्रह असली में है नहीं। जी ये बेसिकली छाया ग्रह हैं, जिसे हम शैडो प्लैनेट भी कहते हैं। ये हमें दिखते नहीं हैं, ये बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। जी अब जो राहु है उसे ना कोई पर्वत दिया गया है, ना कोई उंगली दी गई है, उसे सिर्फ रेखा दी गई है। ऐसा रेखा होती है राहु की, राहु रेखा जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में हम इसे ट्रॉमा लाइंस कहते हैं। ट्रॉमा लाइंस। एक्चुअली राहु जो है ना, उसकी जो बेसिक नेचर की बात करें, जी। चाहे हम कुंडली को पीछे रख दें, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री सब पीछे रख दें, राहु की जो बेसिक नेचर है वो आउटलॉ है, जी रूल के अलग चलेगा। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो गलत हो गया प्लैनेट। तो जनरली इन्होंने जोड़ दिया कि ट्रॉमा लाइंस मतलब राहु रेखा, हिंदी में राहु रेखा, इंग्लिश में ट्रॉमा लाइंस है। जब ये इधर से शुरू होती हैं, अंगूठे के ऊपर से, अंगूठे के ऊपर से, हाँ जी, अंगूठे के ऊपर हाथ में से, हाँ जी और जो जीवन की रेखा है उसके नीचे से, जी, इधर से शुरू होके ये जीवन की रेखा को काटती जाती है लाइन। हाँ जी जीवन की रेखा को भी काट देगी, हमारे मस्तिष्क की रेखा को भी काट सकती है, ये हृदय रेखा भी काट देगी, ये किसी पर्वत तक भी जा सकती है, किसी उंगली तक भी जा सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। ये रिप्रेजेंट करती है हमारी ज़िंदगी में एक बड़ी प्रॉब्लम। ये एक होती है, बहुत सारी होती है? बहुत सारी होती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, अगर एक होगी तो एक प्रॉब्लम ये होगी। सारी इधर को ऊपर तक को जा रही हैं, जी, तो ये जाती रहेंगी। अगर प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, हट जाती हैं। तो इसको कहते हैं राहु रेखा। राहु रेखा कहा जाता है इसे। तो केतु के बारे में भी कुछ लिखा गया? केतु के बारे में कुछ पामिस्ट मानते हैं कि जो हमारा हाथ है इसके नीचे वाला पार्ट, जी, ये वाला, बीच वाला, जी, हाँ जी, ये है, ये जो बैठा हुआ है पर्वत, हाँ जी, ये पर्वत केतु का पर्वत इसे माना जाता है। ये जो दबा हुआ है इसको कहते हैं? हाँ जी, और एक जो हमारे यहाँ पर ब्रेसलेट बनता है जिसे मणिबंध कहते हैं, हाँ जी। ये भी केतु का ब्रेसलेट होता है। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते। अगर हमने किसी का देखना है स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी है, तब हम केतु पर्वत को कंसिडर करेंगे। वैसे इसका असली ज़िंदगी में या नॉर्मल लाइफ में कोई ज़्यादा महत्व नहीं है केतु पर्वत का। सो इंसान की पूरी जिंदगी हाथ के
ऊपर निर्भर करती है। जी हाथ से हम कुछ भी देख सकते हैं उसका। जी बहुत सारे लोगों के हाथ में तिल होता है कई बार, जी होता है। उसका क्या मतलब होता है? तिल बेसिकली एक नेगेटिव चीज़ है, जी मतलब सॉरी है उनके लिए जिनके हाथ में कोई तिल है, बट जिस पर्वत पे आ गया ये, जी वो नेगेटिव उस पर्वत की क्वालिटीज़ को ख़त्म कर देता है। अगर किसी की मून के माउंट पे या चंद्र पर्वत पे तिल आ जाता है तो वो मून की जो क्वालिटीज़ हैं, मदर के साथ रिलेशन हो गए, हमारे पानी पानी की जो रेशियो है हमारी बॉडी में वो हिल जाएगी, हमारा डाइजेशन हिल जाएगा, डाइजेस्टिव जूसेस हिल जाएंगे। तो मतलब एक एग्जांपल है कि जिस पर्वत पे ये आ गया तिल वो उसे ख़त्म कर देगा। पर एक नो मैन्स लैंड होती है हाथ में, नो मैन लैंड। नो मैन लैंड है वो, ये लैंड होती है हाथ में, वो वाली जगह जहाँ पर ना कोई पर्वत है ना कोई उंगली वो है, कहाँ होती है? ये बिल्कुल सेंटर में होती है हाथ के। ये डोनाल्ड ट्रंप की लाइन होगी ना जी। नो मैन लैंड। कह सकते हैं। ट्रंप पर साहब कहते हैं ना, ये मेरे अंदर एंटर नहीं करना। जी, तो इसमें अगर तिल आ जाए उसका कोई मतलब नहीं है, ना वो नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा। अगर किसी के दो उंगलियों के बीच में आ जाए, किसी पर्वत को नहीं तंग कर रहा तिल, किसी लाइन के ऊपर तिल नहीं आ रहा, तो उस तिल का कोई महत्व नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। कोई आपको कहे ये फ़ायदा देगा नुकसान देगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो जितने भी माउंट होते हैं ये सारे उभरे होते हैं कि दबे भी होते हैं लोगों के? ये हमारे कर्मों से उभरते हैं। ये पहले दबे होते हैं बच्चे के, बच्चा जिस जिस हिसाब से कर्म करेगा। अगर कोई टीचर बन जाएगा इंसान, जी। तो हर रोज वो पढ़ा रहा है, हर रोज वो गाइड कर रहा है, तो उसका जुपिटर माउंट उभर जाएगा। अगर कोई इंसान पैसे कमा रहा है, फाइनेंस में है, उसका टोटल कैलकुलेशन चल रही है, तो उसका मरकरी माउंट उभर जाएगा। उभरते रहते हैं और नीचे होते रहते हैं माउंट्स। अगर कोई बहुत जिम जाता है इंसान, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, तो उसका मरकरी माउंट उभर जाएगा। मेहनत करने के ऊपर है। जी, हमारे कर्मों का फल हाथ से दिख जाता है। बच्चों का हाथ कब पड़ना चाहिए? कम से कम 18 से 20 साल की उम्र के बाद। पहले नहीं? नहीं, उसका कोई इसलिए फ़ायदा नहीं होता कि कंप्लीट एनालिसिस नहीं हम कर सकते। फिंगरप्रिंट्स तो देखिए जन्म से पहले बन गए, हम फिंगरप्रिंट से 50% तक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, नेचर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसके एक्शंस की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया 8 से 10 साल तक शेप बन जाती है हाथ की, हम वो देख सकते हैं। इससे ज़्यादा लकीरों पे डिपेंड करना बच्चों के हाथ में वो सही नहीं है। शादी के लिए हाथ में क्या देखते हैं जी? शादी के लिए यहाँ पर जो मरकरी फिंगर है, सबसे छोटी उंगली, इसके नीचे लाइंस होती हैं, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है हमारी शादी को। ये लाइन है तो शादी होनी है। ऐसा नहीं है कि ये ही लाइन डिपेंड करती है शादी पे, या शादी इसी लाइन पे सिर्फ डिपेंड करती है। बेसिकली शादी देखने के लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ हाथ से ना दिखी जाए, क्योंकि अगर यहाँ 4 लाइनें होगी तो बंदा वैसे ही घबरा जाता है कि 4 शादियाँ तो नहीं हो जाएंगी। मैं नहीं, ये अगर जो विद्या है वो तो आपको बतानी पड़ेगी ना। जी जी आप बिल्कुल। बताइए कि 4 शादियों के योग होते हैं तो यहाँ से पता लगते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता कुछ? नहीं पता लगता ये बेसिकली। पुराने समय में तो हाथ से ही बताते थे ना, तेरी 1 शादियाँ होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी। मैंने वही बताया जी कि जो पुराने समय में ना शादियाँ उतनी होती थी जितनी कही जाती थी। हाँ जी। आजकल दुनिया चेंज हो गई है, तो साइंस को भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ब्रेकअप हो जाते हैं आजकल। ब्रेकअप्स हो जाते हैं, ये पता लग जाता है कितने अफेयर होंगे। पता लग जाता है, वो नेचर पता लग जाती है अभी नेचर पता लग हाँ जी, भी बंदा थाईलैंड जाएगा या वो इंडिया में ही घूमेगा, ये लाइन क्लियरली हाथ में दिख जाती है टोटली। नहीं, विदेश जाने का योग भी होता है हाथ? बिल्कुल सर। वो कहाँ से पता लगता है? विदेश जाने का योग हमें हमारी अर्थ लाइन से पता लगता है, जो जीवन रेखा होती है। क्योंकि अगर विदेश में सेटलमेंट चाहिए तो जीवन रेखा, जीवन ही उधर चलेगा, एक कॉमन लैंग्वेज में बताऊं। दूसरा, हमें अपनी सैटर्न की उंगली देखनी पड़ती है, क्योंकि ये अर्थ है, बेसिकली हमारी ज़मीन है। इसे छोड़ के जाना दूसरी ज़मीन पर, तो इस उंगली का, सेकंड फिंगर का बहुत ज़्यादा रोल है, मिडल फिंगर का। इस लाइन के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा, सिर्फ एक चीज़ देख के प्रेडिक्शन नहीं होगी। तो हाथ से पता लग जाएगा बंदा ऑस्ट्रेलिया जाएगा, कनाडा जाएगा, अमेरिका जाएगा या नहीं जाएगा? कंट्री का नहीं बता सकते हाथ से, हम ये बता सकते हैं कि ये कहाँ जाएगा, ये कब जाएगा, और ये जाके सेटल होगा या नहीं होगा। अगर हमें कंट्री जाननी है, उसके लिए भी हमारे पास एक सिस्टम है ज्योतिष में, जिसे हम प्रश्न कुंडली कहते हैं जी। प्रश्न कुंडली में हम ये सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगानी चाहिए, हमें कनाडा की फाइल लगानी चाहिए, कहाँ पर वीज़ा आएगा, कहाँ नहीं आएगा। तो आप कह रहे हो हर चीज़ का हल हमें पाम ट्री से मिलता है?
ऑलमोस्ट सारी चीज़ों का पता लग जाता है, पर पामिस्ट्री में थोड़ी सी हमें टाइमिंग की दिक्कत आ जाती है जी। कि हम इवेंट को टाइम नहीं कर सकते, हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि किस दिन दिक्कत होगी आपको या किस दिन आपको फ़ायदा होगा। दिन तक या महीने तक बताना बहुत ही मुश्किल है, पामिस्ट्री में हम नहीं बता सकते। जनरली आप हाथ देखते हैं, जी अब ये जो आगे वाले पॉइंट्स होते हैं जी जिसे हम फिंगरप्रिंट कहते हैं, जी। इससे क्या क्या देखा जाता है? इससे आपका नेचर सबसे पहले दिखती है, नेचर। इससे आपकी चॉइसेस दिखती हैं। जो आपके फिंगरप्रिंट्स हैं 50% तो आपकी प्रेडिक्शन उसी से हो गई। जी। आप ज़िंदगी में क्या करेंगे वो आपके फिंगरप्रिंट से दिख जाएगा। उसके साथ बाकी डिटेल्स हमें ऐड करनी ज़रूरी हैं। हाथ की शेप, जैसे मैंने बताया, उंगलियों का साइज़ भी होता है। जी। उंगलियां टिल्टेड होती हैं, एक साइड झुकी होती हैं, खुली होती हैं, बंद होती हैं। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती हैं, तब हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। नाड़ी ज्योतिष क्या होता है? नाड़ी ज्योतिष ये है जी, जो एक भारतीय ज्योतिष का एक पार्ट है जिसमें हम प्रिडिक्शंस एग्जैक्टली कर सकते हैं। ये भी फिंगरप्रिंट ही होता है एक तरह का? नहीं जी, नाड़ी ज्योतिष और नाड़ी पत्र ये फ़र्क है। नाड़ी पत्र में आपका फिंगरप्रिंट, थंबप्रिंट बेसिकली लिया जाता है। उसके हिसाब से कहा जाता है, ऐसा मतलब एक मान्यता है ऐसी कि ऋषियों ने पत्तों के ऊपर सबका प्रेडिक्शन पहले ही दे दी सारी ज़िंदगी की। वो आपके थंब प्रिंट से वो प्रेडिक्शन को मैच करते हैं और आपको प्रेडिक्शन देते हैं। जो नाड़ी ज्योतिष है ये बेसिकली कैलकुलेटिव साइंस है, जैसे पराशरी ज्योतिष है या जैमिनी ज्योतिष है। ये प्रेडिक्शंस बताती है नाड़ी ज्योतिष, और ये बेस्ड होती है हमारे घरों के कॉम्बिनेशंस पर, नक्षत्र पे, ग्रह का नक्षत्र है और उसका उपनक्षत्र, इन 4 चीज़ों को मिला के नाड़ी ज्योतिष प्रेडिक्शंस देती है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कैसे डिफरेंट होती है? जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसे मैं स्पेसिफिक नाम दूंगा पराशरी ज्योतिष। जी। पराशरी ज्योतिष में माना जाता है कि एक राशि में जो प्लैनेट बैठा है वो उसके हिसाब से एक्शन करेगा उस घर में। जी। बट ये कहीं ना कहीं चीज़ फेल हो जाती है जब काफ़ी सारे प्लैनेट्स एक राशि में आके बैठ जाते हैं, जिसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा 29 मार्च का। जी। बहुत ज़्यादा हर आदमी कंफ्यूज हो गया। बहुत ज़्यादा हल्ला मचा हुआ था। 6 प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं, 6 प्लैनेट एक राशि में आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं पूछना चाहूँगा लोगों से, प्लीज़ कमेंट में भी बताएं कि कितना ही फ़र्क पड़ गया ज़िंदगी में, क्या चेंजेस आए ज़िंदगी में। मैं डिटेल दे सकता हूँ कि टोटल 9 प्लैनेट होते हैं। एक मैं डेट बताऊँगा, उस दिन 8 प्लैनेट एक राशि में बैठे थे, 9 में से 8। पार्टी कर रहे होंगे इकट्ठे होकर सारे। एग्जैक्टली, तो उस बंदे को भी पार्टी करनी चाहिए, डराना क्यों। यहाँ हर एस्ट्रोलॉजर कह रहा था नहीं जी सूर्य ग्रहण है, चलिए स्नान करके आइए। एग्जैक्टली 4 फरवरी 1962 डेट है जी। न्यू दिल्ली प्लेस ले लें, इंडिया में कोई भी प्लेस 4 फरवरी 1962 जी। उस दिन की कुंडली बना के देखें किसी भी टाइम की, 8 प्लैनेट आपको एक ही घर में दिखेंगे, एक ही राशि में दिखेंगे। अब इसका कैसे प्रेडिक्शन दी जाएगी, मेरा तो ये क्वेश्चन है ना। आप घर के हिसाब से प्रेडिक्शन दे रहे हैं जी, राहु दूसरे घर में बैठा हो तो बंदा बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करता है, बहुत ही उसे अलग अलग चीज़ें खाने की आदत होती है। राहु सब कुछ मिला के सारे प्लैनेट्स एक ही घर में बैठ के उसकी क्या प्रेडिक्शन देंगे आप। राहु को कितना जानते हैं आप? जितना बाकी ग्रहों को जानता हूँ उतना राहु को भी जानता हूँ मैं सर। राहु आजकल इतना चर्चा में क्यों है? नाम डिफरेंट है ना, राहु एक हुआ बना दिया, बेसिकली डरा दिया। कह रहे आज हर प्लेनेट को राहु से ही डर है। हर इंसान को, हर प्लेनेट को राहु से डर। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि डर तो इंसान को होता है, ग्रहों को कैसा डर। ना शनि ने कभी तलवार निकालनी है जी। ना गुरु ने निकालनी है, आपस में तो वो लड़ेंगे ही नहीं, तो क्या डर उनको। डर तो इंसान का एक नेचर है, नेचर का पार्ट है डर। उनका जो राहु है, बेसिकली 3 ग्रहों का नाम लूँगा जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं और इनसे काफ़ी दोष बताए जाते हैं। एक तो पहला है जी शनि, दूसरा है जी राहु, तीसरा है केतु जी। ये तीनों ग्रहों को लेके इतनी ज़्यादा डरावनी चीज़ें बताई जाती हैं। शनि की साढ़सती होगी, शनि की ढैया होगी, ठीक है जी। शनि अगर साढ़सती में दिक्कत दे रहा है 7.5 साल के लिए, तो बाकी प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, वो पार्टी कर रहे होंगे फिर।
ठीक है जी। बाकी आपकी जो दशा सिस्टम है, अब दशा तो प्राशरी ज्योतिष में भी मानी जाती है, बाकी ज्योतिषों में भी मानी जाती है, नाड़ी ज्योतिष भी यूज करती है। अब नाड़ी जो दशा है, किसी और प्लेनेट की दशा चल रही है, आप मान लो बुध की दशा चल रही है, ठीक है जी, शनि की 60 होगी, बेचारा बुध काम छोड़ के छुट्टी ले लेगा कि 7.5 साल के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। अब उसके बाद ढैया आ गई शनि की, 7.5 साल तो पहले मुकाए, फिर 2.5 साल के लिए फिर शनि आ गया, ठीक है जी। अब राहु केतु का काल सर्प दोष देख लो, वह कई लोग इसे योग मानते हैं, कई लोग इसे दोष कहते हैं। बेसिकली क्या है, अपनी कुंडली में आप ये देखें कि राहु केतु हमेशा ऑपोजिट घरों में बैठे होंगे 180 डिग्री पे। इसके अगर एक साइड पे सारे प्लेनेट आ जाते हैं तो ये काल सर्प बन जाता है। अब ऐसा नाम दे दिया गया काल सर्प, हर बंदा डरेगा, सांप से कौन नहीं डरता, सर्प नाम दे दिया उसे। अब एक कंसेप्ट आता है राहु काल का, हर दिन को किसी ना किसी प्लेनेट में रिप्रेजेंटेशन है, हर दिन को एक रिप्रेजेंटेशन दी है। सोमवार चंद्र के लिए दे दिया, मंगलवार मंगल के लिए दे दिया, बुधवार बुध के लिए हो गया, गुरुवार गुरु के लिए हो गया, शुक्रवार शुक्र के लिए हो गया, शनिवार और एतवार शनि और सूर्य के लिए हो गए। अब इसमें राहु काल आ जाता है जी, कि हर रोज 1.5 घंटे के लिए राहु का प्रभाव होगा, उस दिन का कोई महत्व नहीं। इतना ज़्यादा इसलिए डराया जा रहा है क्योंकि इसे कमर्शियलाइज कर दिया गया, डर से पैसा निकालो। अब मैं एक एग्जांपल ये लेता हूँ कि जो भी कंसल्टेंसी के या जो ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें पब्लिक डीलिंग होती है, उसमें डराना थोड़ा सा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है। वो हर पर्सन की नेचर होती है, मैं ये नहीं कह रहा सारे कंसल्टेंसी में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, पर जैसे कुछ डॉक्टर होते हैं कि वो बताते हैं जी आप तो गए बस, आप अभी पैसा जमा कराओ। एस्ट्रोलॉजर्स भी सेम रास्ते पे चल रहे हैं कि जी आप 51,000 की पूजा करा लो, आपका राहु सीधा हो जाएगा। अगर राहु सीधा हो जाता तो आप तो फिर रावण से भी ऊपर हो गए। ज्योतिष का कारोबार इन तीनों ग्रहों से ही चल रहा है। एग्जैक्टली और प्रिडिक्शन किससे पूछ ली जाए कि भाई ठीक है सारा डरा दिया तूने, मुझे डिटेल्स बता दी, मुझे कख नहीं समझ आया, एक चीज़ नहीं मुझे समझ आई। अगर मैं नॉर्मल इंसान की बात करूं, डिटेल्स, पहली बात तो मैं जब से मैंने कंसल्टेंसी शुरू की है एस्ट्रोलॉजी की, मैं डिटेल्स नहीं देता। मैं क्यों बताऊं कि तेरा राहु किस ग्रह में घर में बैठा है। किसी को क्या लेना देना आपका राहु केतु कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, उसको उसकी समस्या का समाधान चाहिए। एग्जैक्टली उसे ये समस्या होगी जी मेरा रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा, मेरी शादी नहीं हो रही, कब होगी, हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, मैं किस चीज़ पे करियर में फोकस करूं, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करूं, कौन सी मेरे लिए मुझे क्या बेनिफिट देगी स्ट्रीम, मेरा चाइल्ड बर्थ कब होगा, बच्चा कब पैदा हो सकता है, हमने 10 साल हो गए शादी के, ठीक है जी। हर रोज टीवी पे हम लोग राशियां देखते हैं जी 12 राशियां होती है, 12 राशियाँ 150 करोड़ की आबादी है हमारी, जी 12-14 करोड़ बंदे एक कदी राशि के अंदर फिट होते हैं। बिल्कुल तो इसलिए वो बिजनेस चल रहा है बिल्कुल कि आज मीन राशि वाले जातक 1, 5, 9, 7, 8, 9, 10 अंकों को सपनाएं, जी आज मीन राशि वाले जातक काला पीला नीला चिट्टा रंग पहने, जी ये क्या होता है? वहम है जी, एक शब्द वहम। ये राशियां रोज की राशियां होती है? नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है कि आज ये वाली राशि वाले लोग ऐसा करें ना करें। 14 करोड़ में से सिंपल अगर प्रोबेबिलिटी भी लगाए ना हम मैथ्स की, तो 14 करोड़ में से एक का तो हो ही जाएगा फायदा। एक छोड़ो आप, कई हजारों का हो जाएगा। मैं तो बहुत ही हाइपोथेटिकल चीज़ बोल रहा हूँ कि एक का होगा, हजारों का हो जाएगा। मेरे पास एक लाइव एग्जाम्पल है कि राशिफल देख के किसी ने मेरा कोई नोन थे आगे, उनको कहा कि जी आप लड्डू डाल के आओ कौओं को जाके, कौए को लड्डू डालो, पीला लड्डू डालो जी। तो आदमी को डाल दो किसी को। चलो उन्होंने जैसे भी बोला, टीवी से देख के उन्होंने स्कूटर उठाया जी, आगे चले गए। जब लड्डू लेके पहुंचे वहाँ पर उनका पैर स्लिप हो गया, उनका जो एंकल है गिट्टा वो फ्रैक्चर हो गया। पंडित ने ये तो बताया नहीं। बात तो ये है ना, करने तो भला गए थे अपना, हो गया नुकसान। इसीलिए मैं कहता हूँ अखबार में राशिफल आता है उसे ना विश्वास करें उस पर,
जो राशिफल टीवी में आता है उस पर ना विश्वास करें, एक सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। अगर तो उसने ये बोल दिया जी वो राहु केतु की बात करने लग गया, वो जेन्युइन नहीं है एस्ट्रोलॉजर, सीधी सी बात है। क्योंकि एंड में वो कभी ना कभी ये ज़रूर बोल देगा कि जी आप ये पूजा करवा लो, आप ये उपाय कर लो, और वो उपाय भी खुद ही करवाएंगे पंडित जी, फिर वो दिक्कत वाली बात है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी बदनाम हो जाती है, लोगों का विश्वास टूटता है ऐसे लोगों की वजह से। राशि होती क्या है जी? देखिए जी, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। लोगों को आज तक इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, भारतीय ज्योतिष है, भारत के लोगों को ये नहीं पता कि राशि क्या है जी क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत है। जी अब राशि सीधी सीधी ये बात है, भारतीय ज्योतिष में अगर आप देखें, अपनी कुंडली बनाएं, किसी भी ऐप पे जाके उस कुंडली में देखें, चंद्र लिखा होगा हिंदी में या मून लिखा होगा, जिस घर में वो बैठा है उस घर का कोई नंबर होगा, जो नंबर लिखा हुआ है वो ही आपकी राशि है। चंद्र की राशि को हम राशि मानते हैं भारतीय ज्योतिष में। आपकी कुंडली के अंदर जहाँ चंद्र है वहाँ जो राशि है वो आपकी राशि वो है। आपकी राशि है। तो जो सूर्य की राशि होती है वो वेस्टर्न वाले मानते हैं जी, जो वो हम अखबारों नहीं में मानते आती है, जो अखबारों में आती है वो सूरज की आती है। बिल्कुल सूर्य के हिसाब से राशिफल देते हैं वो। चंद्रमा की राशि नहीं होती। नहीं, वो चंद्रमा की राशि नहीं होती, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है, अपना मार्केटिंग करनी है, इसलिए ये सब चलता है। ज्योतिष और कर्मों में क्या संबंध है? जो संबंध हमारी कुंडली और पामिस्ट्री में है, कर्म करने पड़ेंगे कर्म करने पड़ेंगे तो ही ज्योतिष का फायदा है। आप बिल्कुल, आपके जीवन में अगर माया योग लिखा है, जी अगर आप कर्म करेंगे तो ही माया आएगी, सिंपल बात है। अगर कोई इंसान कमरे में बंद होके बैठ जाता है, माया नहीं आएगी उसके पास चल के। हवन करने से कुछ नहीं होगा। हवन करने से आपकी मन की शुद्धि होती है, आपके थॉट्स ठीक होते हैं। कर्म आपको करने पड़ेंगे। कर्म तो करने ही पड़ेंगे, सीधी सी बात है। हम कर्मों को छोड़ दें, हम ज्योतिष को छोड़ दें, भूख लगी है उठ के खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो भूख नहीं मिटेगी। सिंपल, हम सिंपलिस्टिक बनाए ना ज्योतिष को, हमने इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि इंसान भी डर रहा है, छुप छुप के उपाय भी कर रहा है। जो फ्री के उपाय मिल रहे हैं वो छुप छुप के कर रहा है, किसी को बताएगा नहीं। क्योंकि छुप के क्यों कर रहा है? एक तो दूसरों को लगता है कि ये वहमों में पड़ गया, जी दूसरा ये लगता है कि यार अगर ये फेल हो गया, जो कि 99% फेल होते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते उनसे, जी। ये चीज़ है। क्या पिछले जन्म की जानकारी ज्योतिष से मिलती है? थ्योरेटिकली, थ्योरी के हिसाब से देखें तो ये पार्ट है ज्योतिष का, एक सेगमेंट उन्होंने बनाया हुआ है। 5वां घर होता है जो कुंडली का, उससे हम पिछला जन्म देखते हैं। जो 9वां घर होता है उससे हम फ्यूचर का जन्म देखते हैं, तो भी क्लियर हो जाता है आपको। तो क्लियर हो जाता है। बट इसकी अगर कोई मुझे कहे इंसान की भाई वेरिफिकेशन करवाओ, मैं नहीं करवा सकता। मैं कैसे करवाऊँ? कोई खुद कर ही नहीं सकता, वेरीफाई कैसे करें हम? पिछले जन्म में अगर जाके देख थोड़ी सकते हैं हम। अगर मेरे पास कोई आया, उसने मुझे पूछा पिछले जन्म में मैं क्या था, मैं कह दूँ जी आप राजा थे, अब क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? थ्योरी के हिसाब से हमें सीखना ज़रूर चाहिए कि कैसे देखा जा सकता है, पर इसका कोई भी वेरीफाई नहीं हम कर सकते। अंक ज्योतिष क्या होता है? अंक ज्योतिष बेसिकली न्यूमरोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी जो काम करती है वो करती है आपकी डेट ऑफ बर्थ पे, जिस दिन आप पैदा हुए। जो मॉडर्न हमारा कैलेंडर चल रहा है, तिथि के हिसाब से नहीं जी। जो मॉडर्न हमारी डेट है, जो 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलती है, उसके हिसाब से हम न्यूमरोलॉजी से कैलकुलेट करते हैं कि हमारी नेचर कैसी होगी। और न्यूमरोलॉजी हेल्प सबसे ज़्यादा करती है प्रोफेशन में, कि प्रोफेशन कौन सा चूज़ करना चाहिए, हमें कब गेन होगा, कब हमें लॉस होगा। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, हमें हेल्थ का भी पता लग जाता है न्यूमरोलॉजी में, हमें एक्सीडेंट्स का या लिटिगेशन जिसे हम कोर्ट केस कहते हैं उनका भी पता लग जाता है न्यूमरोलॉजी से। ये कभी हमने न्यूमरोलॉजी सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी, जो पिछले 2-4 साल से ही बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। 4 नंबर वाले ये करो, 8 नंबर वाले ये करो, इसको करो। एकदम से एकाएक न्यूमरोलॉजी कहाँ से आ गई? देखिए जी, थोड़े थोड़े टाइम बाद ना सारी दुनिया को चेंज चाहिए।
क्या ये ज्योतिष का पार्ट है? अंक शास्त्र पार्ट है ज्योतिष का। पहले यूज नहीं किया जाता था क्योंकि पहले नहीं थी समझ। जी। पहले इसे पुराने ऋषि जोड़ते थे, पुराने ऋषि हाथ भी देखते थे, सब कुछ करते थे। बट जैसे जैसे कमर्शियलाइज हुई है साइंस, 1960 या 70 के बाद बहुत सारी चीज़ें आ गई। फेंग शुई आ गई, रेकी आ गई, ये चीज़ आ गई, लामा फेरा आ गया, ये अपना अंक ज्योतिष में भी मिलावट हो गई। अंक ज्योतिष गलत नहीं है, अंक शास्त्र गलत नहीं है, गलत है उसमें मिलावट। मिलावट कैसी है? बहुत सारी रीलें चल रही हैं, हरे रंग से 5 नंबर लिख लो यहाँ पे, एक दिन में मुट्ठी बंद करके रखो, एक दिन में पैसा आएगा। किसी के पास नहीं आया, किसके पास आया? अरे बैंक का पासवर्ड 7575 रखो, उसका क्या लॉजिक होता है? बैंक का चेंज कर लिया जी, चलो मान लेते हैं। पासपोर्ट का नंबर, लोग अपना नाम चेंज कर लेते हैं, देखिए मोबाइल जी, नंबर चेंज कर लेते हैं, क्या इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है? देखिए जी, जो कॉन्सेप्ट क्या है न्यूमरोलॉजी का या अंक शास्त्र का, कि नंबर आपको फॉलो करते हैं। जी। आपका अगर फ़ोन आया मुझे, तो मैं आपका नंबर देख के ये बता सकता हूँ कि आपकी नेचर कैसी है, क्योंकि नंबर की वाइब्रेशंस आपको फॉलो कर रही हैं। बट ये नहीं बता सकता कि आपकी पिछली ज़िंदगी में क्या हुआ अब तक, आगे वाली आने वाली ज़िंदगी में क्या होगा, नहीं तो पता ये लग सकता। इनकम्प्लीट ज्योतिष है। बिल्कुल, ये एडिशनल एक चीज़ उठाते हैं, उसको ये अपने तौर तरीकों में बदल के कमर्शियलाइज करते हैं। अब कान के पीछे वाला भी उपाय निकला था एक, कि कान के पीछे एक नंबर लिख लो जी, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। वो सिर दर्द ऐसे ठीक होगा? सारे डॉक्टर यहीं पे फिर स्टैंप रख लें, बंदा आया ठा उसके स्टैंप लगाए और ठीक हो गया, नंबर लिखा गया। डॉक्टर दवाइयाँ क्यों दे रहे हैं, सर्जरियाँ क्यों हो रही हैं? घर का नंबर, मोबाइल का नंबर, गाड़ी का नंबर। ये इफेक्ट आपको ऐसे करता है कि आपकी नेचर को रिप्रेजेंट करता है। आप अगर किसी के जैसे घर के नंबर में अगर 4 या 8 आ जाता है, तो बेसिकली ये पता लगता है कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं घर में। बट इससे प्रिडिक्शन नहीं दी जा सकती, कुछ भी नेचर पता लग सकता है। मोबाइल नंबर से आपका नेचर पता लग जाएगा। अननोन कॉल आई, हमने देखा कि इतने नंबर्स हैं, ऐसे है, बस हमें एक आइडिया हो जाएगा कि उस बंदे से बात किस तरीके से करनी है। अगर इमोशनल बंदा है तो हम इमोशनली उससे बात करेंगे। अगर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आई है तो हम उसे एक स्ट्रॉन्ग तरीके से बात करेंगे कि जी ये मेरी बात है, ये आपकी, आपको मंजूर है, ठीक है, नहीं तो ठीक है, इट्स ओके, हम नहीं आगे कंटिन्यू करेंगे। इतना पता लगता है बस। लोग अपने नाम के अंदर एक अक्षर और ऐड कर लेते हैं, वहम, कोई लॉजिक नहीं उसका। नो लॉजिक, टोटली वहम। भूत प्रेत होते हैं। देखिए जी, ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि कुछ लोग मानेंगे, कुछ नहीं, लोग नहीं मानेंगे। आप मानते हैं? नहीं जी, मैं प्रैक्टिकली नहीं मानता, अच्छा। पर ये ज़रूर बताता हूँ मैं, एस्ट्रोलॉजी में कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें इसका पता लग जाता है कि किस इंसान को इसकी फीलिंग होगी। पामिस्ट्री में हमें एलिमेंट से पता लग जाता है, हाथ के और फिंगरप्रिंट से पता लग जाता है कि ये इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता होगा। किसी हाथ से पता चल जाता है? हाथ से भी पता लग जाता है, इसका अगर वाटर दो- हैंड है, जी। वाटर शेप है हैंड की, और लूप्स हैं बहुत सारे, जी। पता लग जाए। और वो बंदा मानेगा, इस चीज़ से डर जाएगा, बेसिकली डर के मानेगा वो। और ज्योतिष में ऐसे पता लगता है कि एक तो लग्न देखते हैं हम, लगन का जो फर्स्ट हाउस का जो राशि है वो देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं अगर शनि और मून की कंजंक्शन है और वो 6, 8, 12 घरों को कहीं ना कहीं से जोड़ रहे हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा जी इसकी, जी जी। तो उस इंसान को इसमें बिलीफ होगा। अगर न्यूमरोलॉजी में उसके पास 2 आ गया तो वो इंसान को दिखना भी शुरू हो जाएगा, वो और बिलीफ सिस्टम उसका बढ़ जाएगा। अगर देखा जाए तो जो बिलियनियर्स हैं उस पे ब्लैक मैजिक या भूत चुड़ैल क्यों नहीं चिपकता कभी? कह रहे उसने प्रोटेक्शन कर रखी होती है। पूछा था मैंने किसी से, कह रहे प्रोटेक्शन कर रखी होती है उसने। ठीक है जी, ये तो आपको किसने बता दिया? लोग भी ऐसे बोलते हैं कि प्रोटेक्शन किया है। कोई एग्जैक्ट प्रोटेक्शन बता सकता है क्या किया? कह रहे हम कराएंगे, हमारे पास आओ, हमारी दुकान है। ये प्रैक्टिकली अगर इंसान करके भी देख ले, कुछ नहीं होगा, सिर्फ हाँ मन शांत हो जाएगा। जो मैंने ये कंडीशंस बताई हैं, इनके मन में ये थोड़ा सा वहम रहता है, ये बिलीफ सिस्टम बन जाता है बाय नेचर।
वो अगर ये कर लें तो उनको अच्छा फील होने लग जाएगा, पर ज़िंदगी उससे शादी हो जाएगी या उससे एक्सीडेंट टल जाएगा, मतलब ही नहीं। आजकल अचूक उपायों की बात होती है, अचूक उपाय, टोटके, सर बात ये है कि कोई उपाय टेस्ट, शास्त्र, रेमेडी शास्त्र, ये क्या होता है कुछ ऐसा? नई नई चीज़ें, सेम चीज़ है कि हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ नया चाहिए। अगर ऐसा कुछ है अचूक उपाय, कोई रैंडमली बंदा आके मुझे ये बता दे कि जी ऐसा हुआ था, या कोई टेस्टिमनी दे दे। जी। टेस्टिमोनियल्स तो आजकल ऐसे भी लिखा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आजकल तो सब कुछ चल रहा है, बट प्रैक्टिकली कोई उसे प्रूव करके दिखाए कि ये हुआ। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, हमारे रेफरेंस से नोन में थे आगे, तो उन्होंने मुझे कहा जी हमारा लड़का, मतलब उनका जो भांजा था या भतीजा था, आई डोंट रिमेम्बर, वो भाग गया है या किडनैप हो गया है। ठीक है जी, पुलिस नहीं ढूंढ पा रही, बच्चे का फ़ोन भी घर पे है, घर से पैसे भी नहीं लेके गया, घर से गहने भी नहीं लेके गया। प्रश्न ज्योतिष एक पार्ट ऑफ ज्योतिष है, ये एडवांस ज्योतिष में आती है चीज़। उसमें हमने कुंडली बनाई, कैलकुलेशन की, मैंने अपने गुरुजी से भी क्रॉस वेरीफाई किया, एंड रिजल्ट आया कि जी 2.5 दिन में बच्चा आ जाएगा। मेरी ये वाली टेस्टिमनी इंस्टाग्राम पे डली हुई है, मैं तो छुपा ही नहीं रहा, पब्लिक अकाउंट है, जाके देख लो, ढूंढ लो। आगे वापस आ गया बच्चा? 2.5वें दिन शाम को बच्चे ने कॉल कर दी थी, जी मैं इस जगह पे बैठा हूँ, मैं डिटेल्स नहीं दे सकता, इस जगह पे बैठा हूँ। उस स्टेट की पुलिस उसे उठा के घर लेके आई थी। ये तो प्रूव्ड हुआ ना, ये हुई अचूक रेमेडी। जी। उसके पेरेंट्स इतने तंग थे, 5 दिन से 17-18 साल का बच्चा था, ट्यूशन के लिए गया था, 5 दिन से बच्चे का अता पता कुछ नहीं। कैसे पता लगा? कैलकुलेशन से, कोई विद्या नहीं। प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली में कैलकुलेशन, कोई अगर मुझसे पूछना चाहे, मैं उसे डिटेल्स मैंने नोट की हुई हैं, वो बता के प्रश्न कुंडली से समझा सकता हूँ कि ऐसे वापस आया। अब ये तुक्का तो नहीं हो सकता, या ये कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई सिद्धि है या कोई मैंने शक्तियाँ हासिल की हैं, नहीं, प्योर कैलकुलेशंस। एल्जेब्रा का सम सॉल्व करते हैं हम मैथ्स में, वैसे ही कैलकुलेशंस है। एक सीखने वाला होना चाहिए, दूसरा सिखाने वाला, बस। जो उपाय बताए जाते हैं, बहुत सारे विद्वान बताते हैं, पंडित जी बताते हैं, जी कर्मकांडी वाले भी बताते हैं, जी। क्या उपाय ज्योतिष का पार्ट है? देखिए, उपाय एक लेवल तक ही आपको सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद उपाय भी, अगर आपने कर्म नहीं किए तो उपाय भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कोई इंसान ये कहता है कि मैं जेमस्टोन पहन लूँ, जेमस्टोन से उसे 10%, 15%, 20% फ़र्क पड़ेगा, बट 80% तो कर्म है ना उसके। लोगों को कर्मों से हटाने के लिए ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि आप कर्म मत करो। बेसिकली अगर हम एक प्रोसेस पे आए कि पढ़ाई की तभी पेपर पास होगा, बच्चे का अगर कोई उपाय करवा दिया, बिना पढ़ाई के पेपर कोई पास करा के दिखा दे, वो फिर हम एक डिबेटेबल चीज़ है, विद प्रूफ दिखाए कि बच्चे ने पढ़ाई नहीं की जी, 0। क्या रेमेडी शास्त्र है कोई जिसके अंदर रेमेडीज ऐसा लिखी कुछ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज्योतिष शास्त्र जो भारतीय ज्योतिष है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी, उसमें रेमेडीज होती हैं। रेमेडीज कौन कौन सी होती हैं? एक तो जेमस्टोन्स होते हैं, हाँ ये काम करते हैं, बट ये सारी ज़िंदगी नहीं पहनने होते। इसको पहनने का समय होता है, उतारने का समय भी होता है, वो आप जब मर्जी उतार सकते हैं, बट ये सारी जिंदगी काम नहीं करेंगे। ना काम करेंगे और ना ही पहनने चाहिए। दूसरे रेमेडी होती है मंत्र उच्चारण, वो आपकी वाइब्रेशन, दिमाग की बेसिकली जो थॉट प्रोसेस है उसे चेंज करता है। अब ये मैं इस पे बात करता हूँ कि जेमस्टोन काम कैसे करते हैं, हम इसे रेमेडी क्यों मान रहे हैं। जी। हम इसलिए मान रहे हैं, जो हमारी स्किन है इससे टच होना चाहिए। पहली बात तो ये सबने सुना होगा कि जी स्टोन टच होना चाहिए, अगर टच नहीं हो रहा वो बस आपने फिर ज्वेलरी की तरह पहना हुआ। अब टच क्यों होना चाहिए, इसके पीछे 2 थ्योरीज हैं, आप किसी को भी मान लो, दोनों काम करेंगे आपके लिए। कुछ जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये मानते हैं कि
जैसे सन रेडिएशंस भेजता है, सूर्य रेडिएशंस भेजता है, ऐसे ग्रहों की भी रेडिएशंस होती हैं। वो इन नग से पास होके हमारी बॉडी में पॉजिटिव रेडिएशंस देती हैं। उस वजह से हमारी सोच बदलती है, उस हिसाब से हमारे एक्शंस बदलते हैं, उस हिसाब से ज़िंदगी में परिवर्तन आता है। एक इसका एडिशनल पॉइंट है कि जब टच हो रहा है नग तो हमारी स्किन के साथ वो घिसेगा। अब स्किन हमारी पोरस होती है, इसमें गलियां होती हैं जिससे पसीना आता है, या हम कोई तेल लगाते हैं तो वो अब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसे ही जो उसके पार्टिकल्स हैं नग के, वो भी घस घस के हमारी ब्लड में जाते हैं, ब्लड हमारे दिमाग में जाता है, दिमाग हमारी सोच बदलता है, सोच से एक्शन बदलेगा, एक्शन से ही हमारे कर्म चेंज होंगे, एक्शन से ही हमारी ज़िंदगी चेंज होगी। समझ। एक्शन का महत्व ही ख़त्म कर दिया आजकल। वो थोड़ी सी गलत चीज़ है, मैं इसके लिए उसे गलत ही कहूँगा। असली ज्योतिषी की पहचान कैसे होती है? जो अपनी फ़ीस ले, जितनी भी फ़ीस है वो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से या वो अपने काम के हिसाब से बताएगा और आपको प्रेडिक्शन दे। बस अगर उपाय की ज़रूरत है, 10% उपाय की ज़रूरत होती है जी। पहचाना कैसा जाए? कि जो आपको फालतू का इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं दे रहा, या इतना ज़्यादा आपसे पैसा नहीं मांग रहा, इतनी पूजाएं नहीं करा रहा, इतने आपको वहम में नहीं डाल रहा, वो एक असली ज्योतिष है। जिसने बात कर दी कि काल सर्प दोष है, आप मंगलिक हैं, आपकी 60 सदी चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आपके मंगल दोष है, आपके ये दोष है, ये योग है, उसके पास ना जाएं। आजकल सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजी का समय चल रहा है। जी, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजी यही है कि वो मार्केटिंग स्टंट है एक। गले में माला डालने, सारी जर्सी पे उंगलियों नंबर चेंज कर लें, गले में माला डाल लें, सारी नाम। उंगलियों में नग डाले हुए हैं। जितना इंसान नग डालेगा उतना वो वहमी होगा, उतना वो डर के जिएगा ज़िंदगी। ज़िंदगी तो अच्छी तरीके से जीनी चाहिए ना। मैंने कौन सा पहनना है? आपने कोई नग नहीं पहना। नॉर्मल ये एक रिंग है, ये मेरी शादी की रिंग है जी। कौन सा नग? कोई देख ले, कोई नग नहीं है। क्यों नहीं है? ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि नग नहीं डालने चाहिए, जी जी। पर ज़रूरत नहीं है। हाँ, हर जो काम बंदे को पाठ पूजा से हो सकता है। पाठ कर्म। पूजा के लिए मैं धर्म को इसके साथ जोड़ ही नहीं रहा। जो आपका धर्म है आप उसे माने, जी आप एक प्रोसेस फॉलो करें ज़िंदगी का। ज़िंदगी बहुत ही हसीन है, जी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी का, मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी का जेल यात्रा लिखी है, जी तो वो ऐसे एक्शंस ना करे ना। पहली बात तो जी, गलत काम करे ही ना। जेल तो ऐसे भी हम जा सकते हैं ना कि चालान हो गया जी, चलो जेल थोड़ी बहुत हम जा आए, हम वहाँ से जाके पेपर हमारा चालान निकलवा लाए। जी। एक जेल यात्रा हो सकती है कि हमने मर्डर कर दिया किसी ने, वो बंदा अंदर हो गया। अब मर्डर किया, वो एक्शन तो कंसिडर हुआ ना। अगर हम एक्शन चेंज कर लेंगे तो हमारे हाथ में परसेंटेज है काफ़ी अच्छी कि हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। बट कर्मों से भटकाया जाता है रेमेडीज़ दे के, फालतू की। जो रेमेडीज़ बनती हैं उतनी करनी भी चाहिए, बट फालतू रेमेडीज़ पे नहीं भरोसा करना चाहिए। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए लोग आपके पास आते हैं? देखो जी, जो नाड़ी ज्योतिष चलती है वो बेसिकली कॉमन प्रॉब्लम्स पे ही डील करती है। जी। पहली प्रॉब्लम बच्चे की एजुकेशन। ठीक है जी, बच्चा पढ़ नहीं रहा या किस फील्ड में जाए, ये कॉमन क्वेश्चन आता है। जी, ये कौन से ग्रह से होती है? ये ग्रहों से नहीं, ये हाउस कॉम्बिनेशन से। हाउस कॉम्बिनेशन से होती है। अगर ये राहु के अंदर है हाउस कॉम्बिनेशन पढ़ाई का, जिसे 5 9 11 कहते हैं, पाँचवां हाउस, 9वां हाउस, 11वां हाउस अगर जुड़ जाता है, ये भाव जुड़ जाते हैं, तो ये प्रमोट करते हैं एजुकेशन को। जिस भी प्लेनेट में होगी, जिसकी दशा चल रही होगी, वो एजुकेशन को प्रमोट करेगा। तो अगर किसी की प्रॉब्लम है इसमें तो सोल्यूशन होता है उसका? सोल्यूशन ये होता है कि अगर ज्योतिष में उसके ये योग नहीं बन रहा, आप ऐसे हम ये मान लेते हैं कि 5 9 11 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, जी बट उसके साथ हम न्यूमरोलॉजी देखेंगे। फिर साथ में जी न्यूमरोलॉजी में हम देखेंगे कि नेचर बच्चे की क्या है, स्लो लर्नर है या शरारती ज़्यादा है। उसके हिसाब से उसके पेरेंट्स को रेमेडी देंगे कि जी ये स्लो लर्नर है, इसको एक चीज़ बार बार आप पढ़ाते रहें, पर इसे इतना ज़्यादा नहीं डांटना क्योंकि ये डरेगा, पढ़ाई से डर रहा है ये, क्योंकि इसे स्लोली समझ आ रही है, धीरे धीरे चीज़ समझ आ रही है। फिर हम उसकी पामिस्ट्री थोड़ी बहुत देखेंगे कि इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। जैसे अब कॉम्प्लेक्स लूप्स होते हैं पामिस्ट्री में, तो ऐसा कोई लूप तो नहीं है। उसके हिसाब से हम उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन लाएंगे, तब रिजल्ट चेंज होगा।
हम हाउस कॉम्बिनेशंस खुद नहीं बना सकते। जो एक बार कुंडली बन गई कोई उसे नहीं बदल सकता। सिर्फ एक तरीका है, भी दोबारा जन्म ले लो फिर ही बदली जा सकती है, और कोई तरीका नहीं है कुंडली बदलने का। और क्या समस्या होती है लोगों समस्याएं आती हैं आजकल जो बहुत कॉमनली आ रही है, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप्स ठीक नहीं चल रहे। दूसरी समस्याएं आती हैं, शादी नहीं हो रही, अगर शादी हो गई है तो इन लॉज के साथ नहीं बन रही। सारा कुछ ठीक है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा नहीं हो पा रहा, कंसीव नहीं कर पा रहे। उसके बाद हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो कंसर्न होते हैं। फिर आता है जी सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोफेशन। पैसा नहीं कमाया जा रहा, एफर्ट भी डाल रहे हैं फिर भी पैसा नहीं कमाया जा रहा। जी। उसके बाद आ जाती हैं कि रैंडम क्वेश्चंस। हमारे पास 2 कंट्रीज़ हैं, हम किस कंट्री में फ़ाइल लगाएं विदेश जाने की। विदेश जाने के लिए। हमारे पास किसी को भगवान ना करे कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, 2 डॉक्टर्स हैं, किससे इलाज करवाना चाहिए, ये आ जाता है। या जो रैंडमली मैंने पहले बताया कि बच्चे का वो बता दिया था कि कब वापस आएगा, तो इसमें ऐसे रैंडम क्वेश्चंस आते हैं कि बच्चा चला गया जी, कब वापस आएगा, या शादी कब होगी, हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है, हमारी कुंडली नहीं है हमारे पास, तो अब बताइए कि कैसे पता लगेगा कि शादी कब होगी। डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, प्लेस नहीं है। कुछ अनाथ लोग भी होते हैं, उनका कैसे पता लगेगा? वो सारा कुछ प्रश्न ज्योतिष से पता लगता है। मुझे लगता है ज्योतिषी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी एक इंसान जो बातें अपनी बीवी से, बच्चों से भी नहीं कर सकता, शायद वो आपसे करता है। जी बिल्कुल। ये जिम्मेवारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। एक बात होती है इसमें थोड़ा सा और मैं ऐड करूँगा कि क्या मृत्यु देखी जा सकती है? ये भी बहुत क्वेश्चन मुझे आता है, मैंने इसीलिए ऐड किया इसमें। देखी जा सकती है बट देखनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसे भी बदला जा सकता है। मृत्यु को बिल्कुल। कैसे बदला जा सकता है? अगर हमें दिख रहा है कि आप किसी की ज़िंदगी में हेल्थ प्रॉब्लम आने वाली है, उसे हेल्थ ठीक रखो। ये मैं फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। कैसे बता रहा हूँ? मेरे फादर को कोविड हो गया था। उसमें कोविड एक लंग प्रॉब्लम है, फेफड़ों की दिक्कत थी, सबको पता होगा। उनके जो फेफड़े हैं वो 96% तक डैमेज हो गए थे। 96% डैमेज था, सिर्फ 4% वर्किंग थे। डॉक्टर ने जवाब दिया कि जी आप या तो सेवा कर लो, यहाँ पर रखना है यहाँ पर रख लो हॉस्पिटल में, आपके पास ऑप्शन है। चलो हमने रिस्क नहीं लिया, हमने वहाँ पर ही कंटिन्यू किया। अब डॉक्टर पर एक बात कह रहा था, कहता जी बाकी कोई ऑर्गन फेल नहीं हो रहा। इससे क्या पता लगता है? मेरे फादर ने एक्सरसाइज की, अपने ऑर्गन्स को फिट किया। अगर कोई ऐसा योग बना भी था वो अल्टर हो गया। दशा तो 120 साल की होती है ना, विमशोत्तरी दशा जो होती है कंसिडर करते हैं हम भारतीय ज्योतिष में, वो 120 साल की होती है। अगर 60 साल पे बंदा गुजर गया, उसकी मृत्यु होगी, तो क्या उसका ये मतलब है भी बाकी के 60 साल कहाँ चलेंगे प्लैनेट्स? टाइम पीरियड तो 120 साल का बनाया ना, 120 साल के बाद दोबारा घूमेगी दशा। ऐसा नहीं है कि 120 साल के बाद मृत्यु हो जाएगी। हम अपने एक्शन से मृत्यु को इस तरीके से टाल सकते हैं कि हम अपना सारा कर्म, अपने जीवन को ऐसे बिताएं कि उसमें सारी चीज़ें सही रहें अपने हिसाब से। अगर हम इतना स्ट्रेस लेके बैठे हैं, स्ट्रेस से 10 बीमारियां हो जाएंगी। अब 10 बीमारियों से अगर बाई चांस कोई कुंडली में योग बनता है कि बड़ी बीमारी आनी है, पहले सारे ऑर्गन्स फेल हैं, बड़ी बीमारी से और दिक्कत, मृत्यु हो जाएगी। एक टॉपिक है लॉन्गिविटी का, मृत्यु का, पढ़ाया जाता है ज्योतिष में, पर आज तक वो इतना सक्सेसफुल कोई नहीं हो पाया कि ये बता दे कि किसने किस दिन मरना है। मरना जीना भगवान के हाथ में है, उसे वहीं तक रखना चाहिए हमें। हाँ, कुछ लोग ऐसे आते हैं मेरे पास कि जी 10-15 साल से एक बंदा बीमार है, उनका कोई बुजुर्ग बीमार है, तो आप बता दो कि इनकी कब मुक्ति हो जाएगी। उस केस में हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, पर उसके अलावा कभी ना हमें कैलकुलेट करना चाहिए, ना इसमें बिलीव करना चाहिए। अब पामिस्ट्री में भी कुछ लोग मानते हैं कि जी जीवन रेखा यहाँ से ख़त्म हो गई तो बंदे की उस टाइम पे मृत्यु हो जाएगी। वो नहीं सच है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु पहले होगी पर इतनी लंबी जीवन रेखा थी, उनका कैसे प्रिडिक्शन दोगे? उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी काउंसलिंग की भी है, मैंने देखा है। बिल्कुल बंदा आपके पास अपनी समस्या सुनाता है, बिल्कुल सुनने से कम हो जाती है। 50% हो जाती है जी। उसके बाद जरूरी नहीं आपने उसको उपाय बताना है, आप उसको कर्म बताते हैं, कई बार उससे भी ठीक हो जाता है। बिल्कुल जी, अगर हमें देख के ये पता लगता है कि इंसान में इतना ज़्यादा वहम बैठ गया है उसके दिमाग में, तो हमें थोड़ा सा कोई ऐसा उपाय बताना पड़ता है कि उसकी मन की शांति हो जाए। जैसे कि आप 40 दिन के लिए मंदिर चल के चल जाएं, आप नंगे पैर गुरुद्वारे चल जाएं, उसकी साइकोलॉजी भी तो थोड़ी चेंज करनी है ना। जी वो भी तो मेरी जिम्मेवारी है। वो मुझे पैसे क्यों दे रहा जी। है? रेमेडी के लिए। रेमेडी ये मतलब नहीं है कि मैं 4 दिए जला दूं घर के रात को 11:30 बजे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं नींबू दबा दूं शमशान घाट में जाके कोई चेंज आ जाएगा। नहीं आएगा। करके देख लो, बाकी आपकी मर्जी है। आज का पॉडकास्ट बहुत नया था हमारे लिए, जी मुझे भी नहीं इतना ज्ञान था। क्यूरियोसिटी बढ़ती है हर आदमी की, जी तो मेरे बहुत सारे सवाल हैं आपको, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो नहीं मैं पूछ नहीं पाऊंगा क्योंकि सबके सामने थोड़ी पूछूंगा। नहीं बहुत सारे लोग और भी वो होंगे, अकेले में जी तो करेंगे। अकेले में कहाँ मिलते हैं साहब? मैं जी मोहाली में अवेलेबल होता हूँ, जी या मैं दिल्ली में भी, गुड़गांव में भी अवेलेबल होता हूँ। अगर किसी ने एकदम से कनेक्ट करना है, ऑनलाइन मेरे से कंसल्ट कर सकते तो हैं। ऑनलाइन हाथ कैसे दिखाएगा? ऑनलाइन जी आजकल इतने अच्छे फ़ोन आ गए हैं, इतनी वीडियोस बनने लग गई हैं। बेसिकली सूर्य जब है, जब दिन चढ़ा हुआ है, सूर्य की रोशनी में हाथ की फ़ोटो खींचें, जी। वो फोकस्ड होनी चाहिए। आप खुद देखें उस फोटो में कि लाइनें दिख रही हैं आपको, बेसिकली प्रिंट दिख रहे हैं अपने, वो क्लिक करके मुझे भेज दें, मैं उससे आपको कंसल्टेशन दे दूंगा। हाथ की फोटो खींच के आपको भेजें तो ऑनलाइन भी समस्या का हल निकल सकता है। निकल सकता है बिल्कुल। हाँ, बट एक चीज़ है इसमें, अगर आपकी डिटेल्स गलत हैं जी, तो प्रेडिक्शन गलत आएगी, ये भी मैं 100% कहता हूँ। और जो आप भेजोगे उसी का निवारण होगा ना जी। एग्जैक्टली। अगर इस पे हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पे, जी वो बताइए वो क्या? कि सही समय क्या है पैदा होने का। बहुत डाउट है इस पे। जी लोग कहते हैं जी मैं अपनी मदर से पूछता हूँ। और सर, मदर तो उस टाइम इस हालात में ही नहीं होती जब डिलीवरी होती नहीं है कि बताता। भाई वो टाइम कैसे देख ले। आसपास वाले मदर को बाद में बताएंगे। कुछ सर्जरी से होते हैं बच्चे, कुछ नेचुरल डिलीवरी होती है, तो बर्थ टाइम क्या मानना चाहिए? अब कुछ लोग मानते हैं कि जी जब बच्चा डिलीवर हुआ उसे हम बर्थ टाइम मान ले। कुछ कहते हैं जब एम्बिकल कॉर्ड नाड़ू काटते हैं तब उसे मान लो। जो सही टाइम है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, जब बच्चा रोया, उसने पहला सांस लिया, बेसिकली उसके अंदर फायर आ गई, प्राण आ गए, पहला जब उसने किलकारी मारी या रोया, वो हमें टाइम लेना चाहिए बच्चे के बर्थ का। अब क्या 1-2 मिनट से फ़र्क पड़ जाता है? कुछ केसेस में यस पड़ता है। 2 मिनट में इतना फ़र्क पड़ जाता है। मेरे साथ, मैं एग्जांपल एक शेयर करना चाहता हूँ। जी, मेरे जी। पास एक कपल आया, जी उसने मुझसे पूछा जी हम सेकंड बेबी प्लान करना चाहते हैं। जी ठीक है जी, मैंने बता दिया कि जी आप 2 साल रुक जाओ, कोई मैंने प्रिडिक्शन दी तो इस टाइम के बाद आप प्लान कर सकते हो, अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकते हो। ये 2024 की बात है, अराउंड अगस्त सितंबर की। फरवरी 2025 में उस मेरे क्लाइंट का दोबारा मुझे फ़ोन आया। वो कहता है जी मेरी वाइफ तो प्रेग्नेंट होगी। अब मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई, मैं बोल रहा हूँ गलत हुई है, बट मैंने रिकैलकुलेट किया, प्रेडिक्शन तो वही बन रही थी जो मैंने पहले दी थी। अब उन्होंने टाइम बोला था 6:09। मैंने उनसे पूछा फिर क्लाइंट से, क्या आपने टाइम रेक्टिफिकेशन कराई है? कि मुझे लग रहा है टाइम में दिक्कत है। जब मैंने टाइम 6:07 किया, 2 मिनट में वो प्रेगनेंसी शो कर रहा था टाइम। अगर प्रेडिक्शन गलत होगी मतलब कहीं ना कहीं 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें। एक तो कैलकुलेशन आती नहीं, जी ये भी हो सकता है कि किसी को विद्या का ज्ञान ना हो। जी दूसरा है कैलकुलेशन गलत हो गई, जी उसके आजकल बहुत ही कम चांसेस हो गए हैं। रीज़न बीइंग आजकल सारे सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं, जी कैलकुलेशन सारी कंप्यूटर में हो रही है। तीसरी चीज़ होती है कि आपने डाटा ही गलत दिया। आपने ये बोल दिया कि जी
सुबह 6 बजे हुआ था जन्म, तो उससे गलत प्रिडिक्शंस आने के 100% चांसेस हो जाते हैं। इसलिए अपना टाइम ठीक करवाना भी ज़रूरी है ज्योतिष से। वो कैसे ठीक होगा? वो तभी ठीक हो पाता है, उसका प्रोसेस है कि जो आपके पिछली लाइफ में इवेंट्स हुए हम आपसे वो पूछेंगे। जी। जब जब वो इवेंट्स हुए उस हिसाब से हम टाइम की ट्यूनिंग करेंगे। जिस टाइम पे सारे इवेंट्स पिछले मैच कर जाएंगे वो आपका एग्जैक्ट बर्थ टाइम होगा। इसको कितना समय लगता है? कम से कम 40-45 मिनट बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो जाती है? हाँ, हो जाती है। पर उसके लिए आपकी ज़िंदगी में कोई मेजर इवेंट हुआ होना चाहिए, जैसे शादी हो जाए या कोई ऐसी भगवान ना करे कोई दिक्कत हुई हो, एक्सीडेंट हुआ हो, कोई आपने फॉरेन ट्रैवल किया हो, कोई आपको अवार्ड मिला हो, चाहे एजुकेशन में आपकी जॉब या बिजनेस कब स्टार्ट किया है, वो चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए, तो कैलकुलेशन होगी। तो कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर नहीं है किसी के पास, किसी को बहुत ही डाउट है कि सुबह हुआ था बर्थ, तो उनके लिए बेस्ट रहता है कि अपना हाथ दिखा लें। अगर डेट सही है तो न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री जोड़ के एक लेवल पे प्रिडिक्शंस की जा सकती हैं, या सीधा क्वेश्चन पूछें, प्रश्न पूछें, वो प्रश्न कुंडली से उनके डायरेक्ट जवाब आएंगे। बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके। थैंक यू। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें आज के पॉडकास्ट। मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि थोड़ा सा हम ना रील्स की तरह, एंटरटेनमेंट की तरह लें, इसे अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश ना करें जी। ऐसे कि हमें वहम पड़ जाए, हम डर के जीने लग जाएं। आपको कोई दिक्कत है, आप जाना चाहते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, जी। उनसे प्रेडिक्शंस लें। अगर प्रेडिक्शन सही होती हैं तो आप उसके साथ कंटिन्यू करें। आप उसके पास दोबारा जाएं कि नहीं सही हुई प्रेडिक्शन, क्या पता कोई कैलकुलेशन एरर हो, कुछ भी हो सकता है। अगर फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो एस्ट्रोलॉजर चेंज कर लें या खुद विद्या सीखनी शुरू कर दें। ये लोग जो हमारी सोसाइटी है, आम आदमी है, वो ही बदलाव ला सकता है। बाकी लोगों ने तो कमर्शियलाइजेशन करनी ही करनी है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज के पॉडकास्ट में चर्चा हुई है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की। कैसे आप हस्तरेखा से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनकी कुंडली भी सही होती है, ग्रह भी सही होते हैं, फिर भी उनको चीज़ें नहीं मिल रही होती। कहीं ना कहीं उनके बर्थ टाइम को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत होती है। कैसे हाथों की लकीरें आपकी ज़िंदगी बताती हैं। बहुत बड़े विद्वान हैं आज, बहुत कुछ बताया इन्होंने। सवाल आपके मन में भी हैं, मेरे मन में भी हैं, बट यहाँ पर हम कोई रेमेडी नहीं दे पाए आपको, क्योंकि जब हस्तरेखा विज्ञान की बात होती है तो पर्सनल कंसल्टेशन से ही सब कुछ होगा। सो अगर आपको कोई उत्सुकता हो रही है अपने बारे में कुछ जानने की, अभी अपने हाथ की फ़ोटो खींचिए और इनके व्हाट्सएप पर सेंड करिए। समय लीजिए, ऑनलाइन बताएंगे आपको कैसे आप अपना जीवन ठीक कर सकते हैं। आपका हाथ आपकी ज़िंदगी है। ये हाथ आपको हर सवाल का जवाब दे सकता है। सो आप भी अपने हाथ की अभी फ़ोटो खींचिए और व्हाट्सएप पर भेजिए, जिससे आप अपनी ज़िंदगी बदल पाएँ। कमेंट में लिखिएगा क्या अच्छा लगा आपको, क्या सुझाव देना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल है जहाँ पर आप अपना हर सवाल का जवाब ले सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। यदि आपको इस पॉडकास्ट से कोई सीख मिली है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप एक ज्योतिषी शास्त्री हैं, ज्योतिष जानते हैं, किसी ऐसे ज्योतिष आचार्य को जानते हैं जो अपने विचारों से लोगों की ज़िंदगी बदल सके, जो सनातन धर्म की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचा सके, हमें उनकी डिटेल जरूर भेजें। ये निःशुल्क पॉडकास्ट होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर अभी अपनी डिटेल मुझे व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। जय श्री राम।